साल भर कुछ नहीं पढ़ा, डरो मत, आओ शुरू कर दो। 12वीं का तो उद्धार कर दिया भैया, अब बारी है आपकी। पर बस यहीं पे थमना नहीं, क्योंकि ये वन ऑफ द वीडियो है उन सभी वीडियोस का जो आपको अच्छे नंबर दिलाएंगे। सिर्फ ये मत सोचना कि इतना पढ़ लेने से पास हो जाओगे, मेहनत करनी पड़ेगी, और भी वीडियोस हैं जो हमें देखनी पड़ेंगी। फिलहाल इस पे फोकस करो। हाँ, तो मैं एमपी बोर्ड के 11वीं के छात्रों, क्या हाल चाल है भाई साहब। मैं हूं सूरज सिंह चंद्रोल, आपका बायोलॉजी टीचर, और आ चुके हैं हम 12वीं के बाद आप 11वीं वालों का भी उद्धार करने। अरे वो उद्धार कहने वाली बात तो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, लेकिन बात सिंपल सी ये है मेरे दोस्त कि हमने अभी 12वीं के एग्जाम में जो पढ़ाया वो आया था, और यही हम 11वीं वालों के साथ भी करना चाहते हैं। अब थोड़ा लंबा गैप है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का पेपर साथ में है, मुझे पता है, लेकिन दोनों सब्जेक्ट्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और उसकी शुरुआत हम आज से कर रहे हैं। अगर पूरे साल आपने पढ़ाई नहीं करी है तो भी आपका फायदा है, पूरे साल आपने पढ़ाई करी है और आखिरी लम्हों में आपको रिवीजन करना है तो भी आपका फायदा होगा इन वीडियो से। बात करते हैं सबसे पहले कि भाई साहब ऐसी कौन कौन सी यूनिट हैं जिनसे आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा। 2 यूनिट है भाई साहब, आखिरी की 2 यूनिट हैं जो बड़ी भी हैं और बहुत टफ भी है। कौन कौन सी? एक है आपकी प्लांट फिजियोलॉजी, एक तो आपकी कौन सी प्लांट फिजियोलॉजी, दूसरी है आपकी एनिमल फिजियोलॉजी। दोनों ही चैप्टर ऐसे हैं जो बड़े हैं और साथ ही साथ क्या है, टफ भी हैं। बट फर्क यहां पर जाता है कि फिजियोलॉजी के 2 चैप्टर्स हैं, दोनों यूनिट्स के, ये स्कोरिंग है। क्या है? स्कोरिंग है, मतलब अगर आपको पास भी होना है भैया तो इनकी जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। हर तरह के क्वेश्चन इन चैप्टर से पूछे जाते हैं। शुरू करें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी से। प्लांट फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। हायर प्लांट से बात करें मतलब जो बड़े प्लांट्स होते हैं, करेक्ट। अब इन बड़े प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, कहां होता है, ये सारी बात इस चैप्टर में होती है। और यहां से आने वाले जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पे हम आज डिस्कशन कर लेते हैं। आओ शुरू किया जाए। चलें, आ जाओ। देखो पहला सवाल, कंपेयर C3 एंड C4 प्लांट। अब आपको ये थोड़ा बहुत भी, अगर आपने बिल्कुल कम पढ़ाई करी है तो भी आपको ये कंफर्म होगा कि हम जब फोटोसिंथेसिस में पढ़ते हैं तो हमने प्लांट्स को 2 हिस्सों में तोड़ रखा है, एक है C3 प्लांट्स और एक है आपके C4 प्लांट्स। तो भाई साहब इन दोनों को हमें कंपेयर करना है कि इन दोनों में कैसे होती है फोटोसिंथेसिस, क्या सिचुएशंस पड़ती हैं। आओ देखा जाए। सबसे पहले बात करते हैं C3 प्लांट्स की। द फर्स्ट स्टेबल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यहां जो बनता है वो क्या होता है, 3 कार्बन का एसिड होता है। एक 3 कार्बन वाला एसिड बनता है, पहला चीज तो ये याद रखनी है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या नाम है? इंपॉर्टेंट नाम है भाई साहब, रट लेना, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। एक मार्क में भी पूछा जा सकता है कि जो C3 प्लांट्स होते हैं उसमें पहला जो 3 कार्बन का एसिड बनता है वो कौन सा बनता है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। वहीं पे हम चलते हैं C4 प्लांट्स की तरफ। तो C4 प्लांट्स में जो पहला इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है वो 4 कार्बन का बनता है। क्या बनता है? 4 कार्बन का बनता है। अब वैसे तो ये बात उतनी सही नहीं होगी, पर यहां से आप याद कर सकते हो कि C3 प्लांट्स में 3 कार्बन का बनेगा, C4 प्लांट्स में 4 कार्बन का बनेगा, जो कि क्या है यहाँ पे? ऑक्जेलो एसीटेट। क्या है? ऑक्जेलो एसीटेट, विच इज देन रिड्यूस टू मैलेट, जो बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है? मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बात पहला पॉइंट ये है, लेकिन याद रखना है C3 प्लांट्स में 3 कार्बन का एसिड बनता है, C4 प्लांट्स में 4 कार्बन का एसिड बनता है। एसिड का नाम क्या है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यहां नाम क्या है भाई साहब? ऑक्जेलो एसीटेट, जो बाद में मैलेट में रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, चलें दूसरे पॉइंट पे आ जाओ। दूसरा पॉइंट देखो, फोटोसिंथेसिस अकर्स ओनली इन मेसोफिल सेल्स। अब 2 तरीके की सेल्स होती हैं, है ना? तो उनमें से जो मेसोफिल सेल्स हैं उनमें होता है किसमें? C3 प्लांट्स में, इन्हीं में होगा। These are located on the surface of the leaves. Leaves की सरफेस पे की तरफ प्रेजेंट होती हैं जो मेसोफिल सेल्स, उनमें होता है क्या? फोटोसिंथेसिस इन C3 प्लांट्स। बट C4 प्लांट्स में ये मेसोफिल सेल्स से भी होता है, साथ ही साथ जो दूसरे टाइप की है बंडल शीट सेल, जो बंडल शीट सेल्स हैं उनमें भी फोटोसिंथेसिस होगा। तो पहला टॉपिक हमने क्या देखा कि इंटरमीडिएट कौन सा बना था? यहाँ 3 कार्बन वाला, यहाँ 4 कार्बन वाला। यहाँ पे कहाँ पे हो रहा है फोटोसिंथेसिस? मेसोफिल सेल्स में। लोकेशन कहाँ है? मेसोफिल सेल्स की। यहाँ पे दोनों टाइप की सेल्स में, कौन कौन सी? मेसोफिल भी और बंडल शीट सेल भी। क्लियर? आगे देखो, 95% ऑफ ग्रीन प्लांट्स आर C3 टाइप। जो 95% ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कौन से टाइप के होते हैं? C3 टाइप के होते हैं। बट 5%
सिर्फ 5% ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो C4 टाइप्स के होते हैं। तो आपने 3 क्लियर डिफरेंसेस देखे, क्या देखे? 3 क्लियर डिफरेंसेस देखे हैं इनके बीच में, ठीक है। अब ये 3 जो हमने क्लियर डिफरेंसेस देखे हैं उनमें हमने ये जाना है कि भाई साहब C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स में क्या डिफरेंस होता है। क्लियर? 3 कार्बन का बनता है, यहाँ 4 कार्बन का बनता है, वहां फोटोसिंथेसिस मेसोफिल सेल में होती है, यहाँ पे दोनों में होती है, मेसोफिल सेल्स में भी और बंडल सीड सेल्स में भी। यहाँ 95% जो प्लांट्स होते हैं ग्रीन प्लांट्स वो C3 प्लांट्स होते हैं, वहीं पे 5% ही ऐसे प्लांट्स हैं जो C4 टाइप के होते हैं। चले आओ दूसरा सवाल देखा जाए। दूसरा सवाल देखो, क्वेश्चन 2, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? पहले भाई भैया फोटोसिंथेसिस होता क्या है? आपने बता तो दिया कि फोटोसिंथेसिस होगा, लेकिन फोटोसिंथेसिस है क्या ये तो आपने बताया ही नहीं। हम बताते हैं, देखो, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस विद इट्स इक्वेशन। तो इक्वेशन भी आपको बतानी है। फोटोसिंथेसिस हम हमेशा से सुनते हुए आए हैं, इसके शब्द को ही पकड़ो, फोटो और सिंथेसिस। फोटो से मतलब क्या है? लाइट। लाइट का यूज करके हमने कुछ अगर बनाया है, कुछ सिंथेसिस किया है, तो वो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस कहलाएगा। क्या ये बात क्लियर है? लाइट का यूज करके हमने कुछ बनाया है, सिंथेसिस किया है, प्रोड्यूस किया है, तो वो फोटोसिंथेसिस कहलाएगा। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स, ये सबको फोटोसिंथेसिस है क्या? एक प्रोसेस है। पहली बात, पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो एक प्रोसेस है। आंसर्स भी ऐसे लिखना है, फोटोसिंथेसिस क्या है? प्रोसेस है। किसमें होती है? ग्रीन प्लांट्स में होती है। किसमें होती है भाई साहब? ग्रीन प्लांट्स में होती है। इन द प्रेजेंस ऑफ, अब देखो प्रोसेस है, ग्रीन प्लांट्स में होती है, किसकी प्रेजेंस में होगी? किसकी जरूरत पड़ती है उसको? क्लोरोफिल की। किसकी? क्लोरोफिल की, सनलाइट की। और इसको यूज करके वो बनाते क्या है? ग्लूकोज। किसको? ग्लूकोज। अब चाहिए रॉ मटेरियल। भाई इसका तो इस्तेमाल हुआ है ना, लेकिन भैया अगर घर बना रहे हो तो आपने सीमेंट तो डाला, लेकिन बीच में ईंट भी तो लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे वो ईंट क्या है? इसको हम रॉ मटेरियल की तरह बोल सकते हैं। वो रॉ मटेरियल आपका कहलाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसीलिए जब हम इसकी पूरी रिएक्शन लिखने जाते हैं तो क्या होती है कि CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ CHL यानी क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में यानी H लिख देते हैं अपन यहाँ पे, और ये बन जाएगा C6H12O6 और साथ में यहाँ बाई प्रोडक्ट निकलेगा O2, ऑक्सीजन। ठीक है, क्लियर है? अभी ये बैलेंस नहीं है, चाहो तो बैलेंस कर लो, यहाँ पे 6 लिख दो, यहाँ पे 6 लिख दो, यहाँ पे 6 लिख दो, काम हो गया। ये है प्योर ऑक्सीजन, ये कह सकते हैं प्योर रिएक्शन है, जिसमें हमने ये देखा, हम ये कह सकते हैं कि ये इनका यूज किया गया है, इनकी प्रेजेंस में किया गया है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाया गया है। यहां पे ग्लूकोज बनाया और साथ में ऑक्सीजन बनाई, क्या इवॉल्व हुई? साथ में ऑक्सीजन इवॉल्व हुई है। क्लियर भाई? तो ये थी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है? पहली बात तो ये फूड सोर्स। पहला क्या? फूड सोर्स। इट इज द बेसिक सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। एक बेसिक सोर्स है, क्यों? क्योंकि इससे बनता क्या है? ग्लूकोज। यहां बन क्या रहा है? ग्लूकोज, जो कि एक बेसिक सोर्स है। साथ ही साथ दूसरा चीज क्या है? ऑक्सीजन सप्लाई। देखो बाई प्रोडक्ट बना था ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट की तरह बना है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में दो चीजें बनी है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ग्लूकोज क्या है? फूड का सोर्स है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन सप्लाई हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है। तुम सांस ले रहे हो, हम सांस ले रहे हैं, पूरी दुनिया सांस ले रही है ना? मुझे मालूम है, तुम्हारा बाबू भी सांस ले रहा है। वो बाबू जो सांस ले रहा है उसको बनाया किसने? इन्हीं प्लांट्स ने तो बनाया है। अरे हम क्यों अपने बाबू को गुलाब गिफ्ट करते हैं? गुलाब नहीं गिफ्ट करने का, गमला गिफ्ट करो आजकल। गमले से क्या बनेगी? ऑक्सीजन बनेगी, है कि नहीं? देखो, इट मेंटेन्स द ऑक्सीजन लेवल इन द एटमॉस्फेयर। क्या करते हैं ये? ऑक्सीजन लेवल को एटमॉस्फेयर में मेंटेन करते हैं। कभी तुमने सोचा है क्यों क्यों हम पीपल को ही पूजते हैं, आम के पेड़ को क्यों नहीं पूछते? बरगद के पेड़ को क्यों नहीं पूछ रहे? बरगद को पूछते हैं, लेकिन पीपल से कम पूछते हैं। क्योंकि पीपल का पेड़ जो है वो 24 घंटे ऑक्सीजन सप्लाई देता है। बाकी पेड़ क्या करते हैं? दिन में फोटोसिंथेसिस करते हैं, रात में नहीं करते, इसलिए रात में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं देते। लेकिन पीपल का पेड़ 24 घंटे आपको ऑक्सीजन सप्लाई देता है, इसीलिए हम पीपल को देवता मानते हैं। समझे बात? चलो अगला देखो, नेक्स्ट तीसरा इंपॉर्टेंस, एनर्जी स्टोरेज। द सन्स एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी।
केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर ली जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस होता है, इट मेंटेन्स बैलेंस बाय एब्जॉर्बिंग CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। आपने ही सांस लेके CO2 बनाई है, जिसको प्लांट्स वापस लेके O2 बना रहे हैं। तो ये साइकिल चल रही है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं। इसका जस्ट उल्टा कौन करता है? प्लांट्स करते हैं। वो CO2 लेते हैं, पानी के साथ मिलाते हैं और क्या बनाते हैं? ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन बना देते हैं। करेक्ट। फाउंडेशन ऑफ द बायोस्फीयर, तीसरी बात, आखिरी बात देखो, फाउंडेशन ऑफ द बायोस्फीयर, फोटोसिंथेसिस इज द बेसिस ऑफ द फूड चेन। किसी भी फूड चेन की बेसिस होती है। फूड चेन क्या सर जी? फूड चेन आप इकोलॉजी में पढ़ोगे, 12th में आखिरी टॉपिक आता है। लेकिन इसको सिंपल ऐसा समझो कि आपके आसपास कोई एक चीज दूसरे को खा रही होगी, दूसरी चीज तीसरे को खा रही होगी। जैसे कि एक प्लांट है, उसको कोई ना कोई हर्बीवोर खाएगा, हर्बीवोर को कोई ना कोई कार्निवोर खाएगा। करेक्ट। ये क्या है? फूड चेन है। अगर प्लांट्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे कोई चीज, तो भाई साहब उसको हर्बीवोर खाएगा कैसे? और हर्बीवोर उसको नहीं खाएगा तो कार्निवोर कैसे खाएगा? तो ये पूरी की पूरी साइकिल चल रही होती है, इसमें ये मेंटेनेंस करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो, राइट द डिफरेंस बिटवीन केल्विन साइकिल एंड हैकेनस्लैक साइकिल। केल्विन साइकिल में और हैकेनस्लैक साइकिल के बीच में हमें डिफरेंस बताने हैं। ठीक है, आ जाओ शुरू करते हैं एक एक करके। देखो, इट इज फाउंड इन ऑल ग्रीन प्लांट्स। केल्विन साइकिल किसमें मिलती है? सभी ग्रीन प्लांट्स में देखने को मिलती है, चाहे वो C3 प्लांट्स हो, चाहे वो C4 प्लांट्स हो। चाहे वो C3 प्लांट हो, चाहे वो C4 प्लांट्स हो, उनकी बॉडी में केल्विन साइकिल होगी। लेकिन वहीं पे हैकेनस्लैक साइकिल जो है वो मेनली आपके C4 प्लांट्स में देखने को मिलेगी। किसमें? C4 प्लांट्स में देखने को मिलेगी। मतलब अगर मैं ये बोलूं कि C4 प्लांट्स में क्या केल्विन साइकिल होगी? हाँ। C4 प्लांट्स में क्या हैकेनस्लैक साइकिल होगी? हाँ। क्या C3 साइकिल में हैकेनस्लैक साइकिल होगी? नहीं। C3 प्लांट्स में हैकेनस्लैक नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ केल्विन होगी। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट यहाँ पे देखो, पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो है यहाँ पे वो क्या है? एक 3 कार्बन का कंपाउंड है, जो कि क्या है? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या है? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। वहीं यहाँ पे जो फर्स्ट है वो क्या है? 4 कार्बन का कंपाउंड है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्या है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। C3 प्लांट और C4 प्लांट जैसा डिफरेंस दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिखेगा। एग्जांपल, व्हीट, राइस, पीस। व्हीट, राइस, पीस इसके एग्जांपल है। वहीं पे ये मेज, शुगरकेन और सोरगम। नोटिस करो कि यहाँ पे डाइकोटिलेडोनस है, डाइकोट प्लांट आ रहे हैं, यहाँ पे मोनोकोट प्लांट आ रहे हैं। बाकी आप समझदार। 3 मैंने आपको एग्जांपल दे दिए, 3 डिफरेंसेस हमने देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस। भाई साहब, लाइट रिएक्शन समझानी है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन हमें बतानी है। देखिए इधर आइए, द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इन द ग्रेना। कहाँ होती है? ग्रेना में होती है। जो आपका क्लोरोप्लास्ट है उसकी यूनिट है, क्या कह सकते हैं, उसका एक पार्ट है ग्रेना, उसमें होती है, जो कि थैलाकोइड की मेम्ब्रेन। ठीक है, ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। किसमें? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। इसके ग्रीन प्लांट, तो ग्रीन प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना प्रेजेंट है, वहां पे होती है लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन किसका पार्ट है? आपके फोटोसिंथेसिस का पार्ट है ना। इन दिस स्टेट द एनर्जी ऑफ सनलाइट, यहां क्या होता है? एनर्जी ऑफ सनलाइट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। काम क्या हो रहा है? यहां पे हम सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब कि ATP और NADPH में कन्वर्ट किया जा रहा है। किसमें कन्वर्ट किया जा रहा है भाई साहब? ATP में और NADPH में। की इवेंट्स क्या देखो, सबसे पहला इवेंट, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट भाई साहब, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। कि लाइट जब प्लांट की बॉडी में पड़ रही है तो प्लांट उसको क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी। क्लोरोफिल क्या करते हैं? लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। दिस प्रोसेस अकर्स प्राइमरली इन फोटोसिस्टम 1। कहां पे होगा? फोटोसिस्टम 1 में और फोटोसिस्टम 2 में होगा। फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। प्राइमरली किसमें होता है? फोटोसिस्टम 1 में और फोटोसिस्टम 2 में होता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होती है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। हमारे पास एनर्जी आ गई, अब उस एनर्जी से हम करेंगे क्या भाई साहब? फोटोलिसिस ऑफ वाटर करेंगे। जो बॉडी के अंदर वाटर प्रेजेंट है उसको तोड़ा जाएगा। क्या किया जाएगा? तोड़ा जाएगा। फाइटोलिसिस ब्रेक्स डाउन द वाटर मॉलिक्यूल। किसको? वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे, जिससे बनेगा क्या? ऑक्सीजन निकलेगा, प्रोटॉन्स निकलेंगे और साथ में इलेक्ट्रॉन्स भी निकलेंगे। द फ्री ऑक्सीजन इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। और यही फ्री ऑक्सीजन कहां रिलीज कर दिया जाता है? एटमॉस्फेयर में। इसीलिए जब भी हम लोग पढ़ाते हैं ना, तो हम ये बोलते हैं कि भाई साहब, ये जो ऑक्सीजन है ना, ये कहीं
इस CO2 से नहीं आया है, ये कहाँ वाला है, वाटर से निकला हुआ। मतलब कि यहाँ पे ये जो O2 दिख रहा है वो ये वाले हैं। क्लियर बात? याद रखोगे कि जो ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं प्लांट्स वो कार्बन डाइऑक्साइड से आते हैं या फिर वाटर से, वाटर से आता है। किससे आता है, वाटर से आता है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर में हमने इसको देख लिया है, जब लाइट रिएक्शन में फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है तब वो वहां पे रिलीज होता है। तीसरा देखो, देखो तीसरी स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, एटीपी का बनना। एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है वो जब मूव करते हैं, रिलीज होते हैं, तो वहां से एटीपी बनती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, फॉर्मेशन ऑफ NADPH। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स अल्टीमेटली रिड्यूस NADPH। जो वहां पे NADPH होगा वो NADP प्लस होगा, वो उससे क्या बना देंगे, NADPH बना देंगे। NADP प्लस को ही रिड्यूस करके क्या बना देते हैं, NADPH बना दिया जाता है। ठीक है, तो क्या क्या बना है, ATP बना और NADPH बना। क्लियर है? तो ये थे फोटोसिंथेसिस के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की। कि भाई साहब जो प्लांट्स हैं वो रेस्पायर भी तो करते हैं, है कि नहीं? चलो आओ यहाँ के सवाल देखते हैं। पहला सवाल देखो, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन को देखना है। अब देखो कायदे से देखा जाए तो हमने 4-5 क्वेश्चंस में ही एक चैप्टर को खत्म कर लिया है। इसका मतलब ये नहीं कि कल तुम आ जाओ ये बोलो सर जी हम ये 4 क्वेश्चन पढ़ के गए थे, आए नहीं। भाई साहब ये इंट्रोडक्शन है, ये इंट्रोडक्शन है। इसके बाद और कई सारी वीडियोस आने वाली हैं, सबको पढ़ना जरूरी है। ये सोच के मत खुश हो जाना कि सर ने बोल दिया था इतने में पास हो जाओगे, हम पास हो जाएंगे। अगर आपने पढ़ाई पहले से अच्छी कर रखी है तो जरूर इतने में पास हो जाओगे। लेकिन अगर ऐसे हो कि पूरे साल पढ़ाई नहीं करी, अब सिर्फ पास होने आए हो, तो सिर्फ इस वीडियो के भरोसे नहीं है, बाकी जितने वीडियो हम लोग डालेंगे सबको देखना है। तभी मैं कहूंगा आपके अच्छे मार्क्स आने के चांसेस रहेंगे। एक वीडियो देख के चले जाओगे जिसमें कुछ क्वेश्चंस हैं तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आखिरी तक, पेपर के आखिरी तक हम साथ में जुड़े हैं, आपको तब तक साथ में जुड़े रहना है। क्लियर बच्चों? आ जाओ देखो, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन, द रेस्पिरेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। नाम ही बताता है कि क्या हो रहा है। एरोबिक मतलब एयर है, एरोबिक मतलब एयर है। ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसका उल्टा क्या होगा, एनारोबिक। एनारोबिक मतलब एयर नहीं है। ऐसा रेस्पिरेशन जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, कैसे कह सकते हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा हो, उसे हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। इन एरोबिक रेस्पिरेशन CO2 एंड वाटर आर फॉर्म्ड आफ्टर ऑक्सीडेशन। आफ्टर ऑक्सीडेशन क्या बनते हैं, CO2 और वाटर बनते हैं। वही चीज देखो, हमने कहा था कि भाई साहब CO2 और वाटर को मिला दो तो आपका क्या बन जाता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। करेक्ट? अगर हम ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यही है एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन मान लो ये प्रेजेंट नहीं है, फिर भी आप इसको जबरदस्ती तोड़ोगे तो इसके बनने के चांसेस नहीं रहेंगे, दोनों नहीं बनेंगे। आफ्टर ऑक्सीडेशन CO2 तो बनेंगे एंड सम अदर ऑर्गेनिक एसिड आर फॉर्म्ड। वाटर नहीं बनेगा और दूसरा एसिड बन जाएगा। इसको सिंपल समझो, जब हम बात कर रहे थे तो हमने कहा था ये ऑक्सीजन जो है ये वाटर से बना है, करेक्ट बात। लेकिन अभी ये ऑक्सीजन है ही नहीं और आप फिर भी इस ग्लूकोज को तोड़ रहे हो तो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा पर कोई दूसरा ऑर्गेनिक एसिड साथ में बन जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ पे ग्लूकोज जो है पूरी तरीके से कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है, किसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन में। पर यहाँ पे पार्शियली ऑक्सीडाइज हो रहा है, तभी देखो हमने ऊपर बात करी कि कोई दूसरा ऑर्गेनिक एसिड बन जाएगा, पूरी तरीके से वो टूटेगा नहीं। यहाँ पूरी तरीके से टूट रहा था इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना था, यहाँ नहीं टूट रहा है इसीलिए नहीं बनेगा। इस बात को याद रखेंगे कि यहाँ पे ये पार्शियली क्या होगा, पार्शियली ऑक्सीडाइज होगा। बात क्लियर है? चलो आगे आओ। What do you understand by fermentation? Explain its importance। कि भाई साहब आप फर्मेंटेशन से क्या समझते हो, इसकी इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है। फर्मेंटेशन इज अ प्रोसेस सिमिलर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। फर्मेंटेशन क्या है, एक सिमिलर प्रोसेस है जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन से मेल खाती है। इन वेरियस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन बाय एक्टिविटी ऑफ बायोलॉजिक ऑर्गेनिज्म। जब ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी की वजह से कुछ आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को तोड़ा जाता है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इन एब्सेंस ऑफ
कह सकते हो किसमें, O2 के। तो ये बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पे आप किसका यूज कर रहे हो, यहाँ पे आप किसी माइक्रोब्स का यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, अंडरस्टैंड द वेरियस स्टेजेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस की वेरियस स्टेजेस देखती है। और देखो, ग्लाइकोलिसिस कैन बी अंडरस्टूड इन 3 मेन फेजेस। 3 मेन फेजेस हैं। पहला मेन फेज देखो, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। पहला फेज क्या है, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। जब एनर्जी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं भाई साहब, किसी भी काम को करने के लिए, कोई भी अगर आप मान लो बिजनेस चालू कर रहे हो, तो उस बिजनेस को चालू करने के लिए आपको पैसा तो पहले डालना पड़ेगा, तब तो पैसा कमाओगे, है कि नहीं। तो ये वही पैसा हम डाल रहे हैं, ये वही एनर्जी डाल रहे हैं, क्योंकि देखो रेस्पिरेशन हम कर क्यों रहे हैं, कि ग्लूकोज टूटेगा, टूट के वो एनर्जी बनाएगा, उस एनर्जी को हम यूज करेंगे। करेक्ट बात। लेकिन इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए भी जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कर रहे हैं, उसमें भी हमें थोड़ा बहुत एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। मतलब यहाँ पे भी हम एटीपी खर्च करेंगे पहले। ग्लूकोज इज फॉस्फोराइलेटेड। क्या है, ग्लूकोज क्या होता है, फॉस्फोराइलेटेड हो जाता है, उसको तोड़ा जाता है बेसिकली। दिस यूजेस 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं, कह सकते हैं यूज करते हैं ना। फाइनली ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म ट्राइओस फॉस्फेट मॉलिक्यूल। क्या बनाता है, ट्राइओस फॉस्फेट मॉलिक्यूल। और क्योंकि ये 3 कार्बन के हैं, तो क्या बनाएगा, 2 ट्राइओस फॉस्फेट मॉलिक्यूल बनाएगा, क्योंकि ग्लूकोज के अंदर तो C6 है, ग्लूकोज के अंदर C6 है, और यहां पे उसको तोड़ना है, तो 2 ट्राइओस फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स बनेंगे। 2 ट्राइओस फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स बनने हैं। करेक्ट। चलो, क्लीवेज फेज नेक्स्ट देखो, क्लीवेज फेज दूसरा फेज। द 6 कार्बन कंपाउंड इज split into 3 carbon molecules. Both molecules participate equally in further reactions. आगे की रिएक्शंस में वो दोनों ही इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे। अब आता है एनर्जी पे ऑफ फेज, जिसमें हमने जो पैसा लगाया था, 2 एटीपी जो लगाए थे, अब वो वापस आएंगे और साथ में और भी ज्यादा लेके आएंगे। ट्राइओस फॉस्फेट इज ऑक्सीडाइज। हम ट्राइओस फॉस्फेट को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज, क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, जिससे 4 एटीपी और 2 NADPH, 2 NADH प्रोड्यूस होंगे। फाइनली 2 पाइरुवेट मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। तो ग्लूकोज को हमने फाइनल किस में कन्वर्ट कर दिया है, फाइनल कन्वर्ट कर दिया है 2 पाइरुवेट मॉलिक्यूल्स में। साथ में 2 एटीपी खर्च किए हैं, और उसके बदले में 4 एटीपी और 2 NADH मिले हैं। ठीक है, चलो नेट गेन देखोगे तो 2 एटीपी आपने खर्च किए थे, 4 बने हैं, तो क्या हुआ, 2 NADH और 2 पाइरुवेट। तो फाइनल कहें तो 2 एटीपी मिले हैं, क्योंकि 2 तो खर्च कर दिया आपने, 2 NADH मिले हैं और 2 पाइरुवेट। ये फाइनल चीज है। क्लियर है। 4 वैसे 4 मिले थे, लेकिन क्योंकि हमने 2 खर्च किए थे, तो हमने उसको काट दिया। नेट गेन की बात कर रहे हैं। अगर आपसे पूछ ले कि कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो 4 एटीपी और 2 NADH प्रोड्यूस हुए थे, लेकिन क्योंकि 2 हमने स्टार्टिंग में खर्च किए थे, उसकी वजह से नेट गेन क्या हो गया, 2 का ही बचा, 2 एटीपी और 2 NADH। चलो, डिफाइन रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट, व्हाट इज इट्स वैल्यू फॉर फैट। सबसे पहले बात करते हैं रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट होता ही क्या है। रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन टू द वॉल्यूम ऑफ O2 गैस कंज्यूम्ड। ठीक है, जब रेस्पिरेशन हो रहा है, उस टाइम पे कितनी CO2 गैस रिलीज हुई और कितनी O2 गैस कंज्यूम हुई, इसी के रेशियो को हम क्या बोल देते हैं, रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट, जिसको दिखाने का, डिनोट करने का तरीका होता है RQ। ठीक है, रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट फॉर फैट इज लेस देन 1 विच इज 0.7। ये दिमाग में याद रखना कि फैट के लिए कितना होता है, 0.7 होता है। ये बात याद रखना। ऊपर CO2 कितनी रिलीज हुई और नीचे O2 कितनी कंज्यूम हुई, इसको ही हम क्या बोलते हैं, RQ बोलते हैं। RQ क्या है, CO2 रिलीज्ड वॉल्यूम में, है ना, और ये कंज्यूम, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी रेशियो को हम बोल देते हैं रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट। ठीक है बच्चा, चलिए इधर आगे चलते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। भाई साहब, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में डिफरेंस हमें बताना है। देखो, ग्लाइकोलिसिस क्या है, दिस प्रोसेस अकर्स इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। मतलब चाहे एरोबिक हो रहा हो चाहे एनारोबिक हो रहा हो, ये होगी ही होगी। ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस हमेशा होगी, वो एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होती है, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी होती है।
वहीं क्रेब्स साइकिल सिर्फ और सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन में होती है, अकर्स ओनली इन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ग्लाइकोलिसिस दोनों में होती है, क्रेब्स साइकिल सिर्फ एक में होती है। ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस, यहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, और इसीलिए क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है इसलिए दोनों में हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है इसीलिए एनारोबिक में नहीं होगी, क्योंकि एनारोबिक में तो ऑक्सीजन होती ही नहीं, वो यूज ही नहीं करता, है कि नहीं। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, इस बात को याद रखना, साइट है ये कि कहां पे होती है ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस, साइटोप्लाज्म में। वहीं क्रेब्स साइकिल कहां होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। कहां पे होती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोले तो अंदर का जो पानी भरा हो, जैसे आपने वैसे तो जब हम लोग पढ़ेंगे ना वापस डिटेल में तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है ना। तो अंदर का ये जो मटेरियल, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो जगह है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। ठीक है, चलिए आगे आइए, बात करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी के आखिरी चैप्टर की, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पहला सवाल देखो, पहला सवाल क्या बोल रहा है, एब्सिसिक एसिड इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन व्हाई। क्यों हम एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। एब्सिसिक एसिड जिसको हम ABA से भी डिनोट करते हैं, इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन बिकॉज इट एक्टिवेट्स ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन। कब एक्टिवेट्स होता है, जब एडवर्स कंडीशन चल रही हो, जब प्लांट्स खुद स्ट्रेस में होता है तब ये क्या करता है, प्लांट को बचाने का काम करता है। ये एक्टिवेट होता है स्ट्रेस में और प्रोटेक्ट करता है। रीजन क्या है, इट क्लोजेस, ठीक है, रीजन देखो क्या करता है, ये क्लोज कर देता है स्टोमेटा को ड्यूरिंग वाटर शॉर्टेज। जब अगर पानी की कमी चल रही होती है तो स्टोमेटा को क्लोज कर देता है, जैसे कि ड्रॉट में, है ना। क्या होगा इससे, वाटर लॉस कम होगा, क्या होगा, वाटर लॉस कम होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इट मेंटेन डोरमेंसी इन सीड्स सो दे डोंट जर्मिनेट अंडर एडवर्स कंडीशन। जो सीड्स हैं उनकी डोरमेंसी को इंटैक्ट करता है, जिससे ऐसा ना हो कि वो एडवर्स कंडीशन में जर्मिनेट हो जाएं, और जिसकी वजह से क्या होगा भाई साहब, क्योंकि एडवर्स कंडीशन है, पानी मिल नहीं रहा है, अच्छी सुटेबल जगह है नहीं, अगर सीड जर्मिनेट हो गया तो मर जाएगा, तो उसको बचाने का काम करता है, उसकी डोरमेंसी को इंटैक्ट रखता है। ठीक है, इट कंजर्व्स एनर्जी बाय इनहिबिटिंग प्लांट ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करके उसकी एनर्जी को कंजर्व करने का काम करता है। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन सच एज कोल्ड, सैलिनिटी एटसेट्रा। प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है, अंडर स्ट्रेस प्रोसेस काम करता है, स्ट्रेसफुल कंडीशंस, एडवर्स कंडीशंस में काम करता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ ग्रोथ कर्व इन प्लांट। भाई साहब ग्रोथ कर्व का प्लांट बताना है। ठीक है, ग्रोथ कर्व प्लांट्स में कैसा होता है, देखो टाइम के साथ और साइज और वेट। देखो शुरुआत में ये है बीच का हिस्सा जिसको हम बोलते हैं लैग फेज। क्या, लैग फेज, जिसमें वो शुरू हो रहा है, फिर एकाएक आता है बीच में एक्सपोनेंशियल फेज, और एट लास्ट आ जाता है स्टेशनरी फेज। वैसे तो ग्रोथ इनमें रुकती नहीं है, लेकिन एक समय के बाद वो हाइट और वेट, साइज और शेप एक समय के बाद स्टेशनरी हो जाता है, क्योंकि जितना उनका, जैसे मान लो फल बनाया उन्होंने, गिर गया, फिर वापस बनेगा, तो ये एक स्टेशनरी फेज है, एक साइकिल की तरह है जो चलती रहेगी उनमें। चलो क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फंक्शन ऑफ ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन। ये तीन आपके मेन हार्मोन है, इसके साथ साथ आपका एब्सिसिक एसिड भी होता है, चौथा हार्मोन, लेकिन एब्सिसिक एसिड हम जानते हैं स्ट्रेस हार्मोन है। यहाँ पे पूछा हमसे तीन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सिन पे। तो ऑक्सिन जो हार्मोन है वो सबसे पहली चीज जो करता है वो है encourages सेल इलोंगेशन, सेल के इलोंगेशन को एनकरेज करता है। दूसरा, मेंटेन्स एपिकल डोमिनेंस, क्या, एपिकल डोमिनेंस को मेंटेन करता है। हेल्प्स इन रूट फॉर्मेशन, रूट के बनने में फॉर्मेशन हेल्प करता है। हेल्प्स इन फ्रूट डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। अब बाकी सभी स्टेटमेंट्स आपको समझ में आ गई होंगी, एक को छोड़ के, एपिकल डोमिनेंस, हो सकता है कुछ को वो भी समझ में आ गया हो। एपिकल डोमिनेंस का मतलब ये है बेटा जी कि अगर ये आपका जो मेरिस्टेम है, जैसे मान लो गंदा बन रहा है, ठीक है, तो ये यहां पे काम करता है, यहां पे इस ग्रोथ को बढ़ाने का हमेशा काम करता रहेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, एपिकल डोमिनेंस बोलते हैं। चलिए, जिब्रेलिन इंक्रीजेस स्टेम लेंथ, प्लांट की जो स्टेम लेंथ है उसको बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्टेम लेंथ बनाता है। एनकरेजेस सीड जर्मिनेशन, सीड की डोरमेंसी को खत्म करने के लिए काम कर रहा है। अगर बात करें तो देखो जिब्रेलिन और एब्सिसिक एसिड एक काम के लिए एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं सीड जर्मिनेशन के लिए।
ये सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। एब्सिसिक एसिड स्ट्रेसफुल कंडीशन में उसको दबाने का काम करता है कि भाई डोरमेंसी में रहो, जर्मिनेट नहीं होना है। तो दोनों एक काम के लिए एक दूसरे के क्या है, एंटागोनिस्ट हो गए, है ना। इंक्रीजेस फ्रूट साइज को हेल्प करता है बढ़ाने में। इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन सम प्लांट्स में फ्लावरिंग को भी इंड्यूस करने का काम करता है। चलिए, एक्सप्लेन डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और एंड रीडिफरेंशिएशन। भाई साहब, डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी डिफरेंशिएशन क्या होता है और रीडिफरेंशिएशन क्या होता है, ये समझना है अपने को। ठीक है, चलिए दाई सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस इन विच अंडर डेवलप्ड और एबनॉर्मल सेल्स। बेसिकली ये बात हो रही है जब सेल, कह सकते हो प्लांट की बॉडी बड़ी हो रही है, बन रही है, उस समय पे कोई भी डिफाइंड सेल नहीं है उसकी बॉडी में, उसकी बॉडी में कोई डिफाइंड सेल नहीं है, उसकी बॉडी में मेरिस्टेम्स प्रेजेंट है। ट्रांसफॉर्म इनटू मैच्योर सेल विद स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जब उन सेल्स को स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर मिल जाता है, फंक्शन मिल जाता है, तो वो क्या, उनका क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है। एग्जांपल, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल ट्रांसफॉर्म इनटू परमानेंट टिश्यू। तो जो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं वो परमानेंट टिश्यू में जब कन्वर्ट हो रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है। मतलब एक अनडिफरेंशिएटेड सेल, ऐसी सेल जिसका कोई शेप साइज फिक्स नहीं था, वो चेंज हो सकती थी, जिसका कोई फंक्शन फिक्स नहीं था, उसका शेप साइज फिक्स कर दो, उसका फंक्शन फिक्स कर दो, तो ये क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। फिर आती है डी डिफरेंशिएशन, सेकंड पार्ट आपका डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस इन विच मैच्योर सेल लूजेस देयर स्पेशलाइजेशन एंड रीगेन द एबिलिटी टू डिवाइड। अब कभी-कभी प्लांट्स को उनकी डिफाइंड सेल्स को भी रीएक्टिवेट करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है, रीएक्टिवेट। जैसे मान लो किसी एक रीजन की सेल थी, उसने एक फंक्शन पकड़ लिया था, उसने एक स्ट्रक्चर पकड़ लिया था, लेकिन प्लांट को वापस से जरूरत पड़ रही है ऐसी सेल्स की जो वापस से डिवाइड कर सके। क्योंकि यहाँ पे जो देखो, मेरिस्टेमेटिक सेल्स का काम क्या रहता है, डिवाइड करके और सेल्स को बनाना, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहे क्योंकि उन्होंने एबिलिटी खो दी, परमानेंट टिश्यू बन गए। लेकिन जब डी डिफरेंशिएशन होता है तो ये अपनी उस एबिलिटी को वापस रिगेन करते हैं, रिगेन करने के बाद वापस ग्रोथ कर सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, डी डिफरेंशिएशन बोलते हैं। स्पेशलाइजेशन and regain the ability to divide. Example, some permanent tissues become meristematic again. कैम्बियम की सेल्स होती हैं, वैसे सेकेंडरी ग्रोथ हट गया, वरना मैं आपको पढ़ाता अच्छे से, है ना। बात करते हैं रीडिफरेंशिएशन की। अब देखो, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में जो कुछ भी हुआ उसको पलट दो तो डी डिफरेंशिएशन हो गया, डी डिफरेंशिएशन। लेकिन डी डिफरेंशिएटेड सेल्स में वापस से बदल दो तो रीडिफरेंशिएशन। ठीक है, रीडिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस बाय विच अनडिफरेंशिएटेड सेल्स ट्रांसफॉर्म बैक इनटू सेल्स विद स्पेशलाइज्ड फंक्शन। एग्जांपल, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स रीजनरेट इट्स परमानेंट टिश्यू। समझो इधर, कुछ लोग थोड़े से कंफ्यूज हुए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। मान लो ये एक सेल है, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल, ये डिवाइड करके, इसके पास कैपेबिलिटी है डिवाइड करने की, डिवाइड कर करके वो बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की सेल्स बना सकता है। ठीक है, पर बाद में क्या हुआ, इसने अपनी डिवाइड करने की कैपेबिलिटी लूज कर दी और ये कन्वर्ट हो गई परमानेंट टिश्यू में। ये क्या कहलाया, डिफरेंशिएशन। पर जब जरूरत पड़ी तो यही सेल्स वापस जब इसमें कन्वर्ट हुई, ये क्या कहलाया, डी डिफरेंशिएशन। बट जब वापस इनकी जरूरत खत्म हो गई तो ये वापस इसमें कन्वर्ट हो गई, ये क्या कहलाया, रीडिफरेंशिएशन। अभी क्लियर है, ये क्या है, डिफरेंशिएशन, ये क्या है, डी डिफरेंशिएशन, और ये क्या है, रीडिफरेंशिएशन। कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसमें कन्वर्ट हो गया, परमानेंट टिश्यू में। परमानेंट टिश्यू जब जरूरत पड़ी तो किसमें कन्वर्ट हुआ, वापस से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। पर जब वापस से जरूरत खत्म हो गई तो ये वापस किसमें कन्वर्ट हो गया, परमानेंट टिश्यू में, और बन गया रीडिफरेंशिएशन। ठीक है, तो तीन प्रोसेसेस हैं, अलग अलग सिचुएशंस में होती हैं। ठीक है भाई साहब, चले यहां पे हमारी प्लांट फिजियोलॉजी के 3 चैप्टर समाप्त होते हैं। उनके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने देखे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देख चुके हैं। अब बात करते हैं आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी की। देखो, पहला सवाल क्या है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, अरे बाप रे, साइटोकाइनिन यहां कैसे आ गया, साइटोकाइनिन ऊपर होना चाहिए था ना यार। एक सेकंड रुको, अच्छा यहाँ साइटोकाइनिन पर भूल गए थे, एक सेकंड, सॉरी, माय बैड, मेरी गलती है बच्चों, माफ करो। इधर देखो, साइटोकाइनिन रह गया था यार, रुको। स्टिमुलेट सेल डिवीजन, नीचे भाग गई थी, है ना। क्या करता है, सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करता है। पहली चीज तो ये, हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स, लेटरल बर्ड्स को ग्रोथ में हेल्प करता है। जैसे कि हमने एपिकल डोमिनेंस में बात कही थी,
तो यहाँ पे काम कर रहा था ऑक्सिन, लेकिन लेटरल बट यहाँ साइड पे यहाँ पे काम करेगा साइटोकाइनिन, काम करेगा साइटोकाइनिन। साथ ही साथ डिलेज लीफ सेनेसेंस, लीफ सेनेसेंस मतलब लीफ जो बूढ़ी हो जाती है, लीव्स उनको खत्म करने में उनको रोकता है कि भाई सब नहीं, अभी नहीं जाना है ना। बेसिकली लीव्स थोड़ी लॉन्गर चलें, इसके लिए कह सकते हो रिस्पॉन्सिबल है। बात करते हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। पहला सवाल देखो, डिफाइन वाइटल कैपेसिटी एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। कैपेसिटीज में कई सारी कैपेसिटीज हैं जो इंपॉर्टेंट है, जितनी भी लंग कैपेसिटीज हैं, जितनी भी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, सारी इंपॉर्टेंट है। वाइटल कैपेसिटी पे सवाल कई बार कम पूछता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपने वाइटल कैपेसिटी पढ़ ली ना तो बाकी सब आ जाता है, इसीलिए सवाल को रखा है। देखो, वाइटल कैपेसिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सेल विथ फुल फोर्स। वाइटल कैपेसिटी क्या है? एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर है जो कोई इंसान पूरी ताकत लगा के बाहर फेंक सकता है आफ्टर टेकिंग अ डीप ब्रेथ। देखो, मैं पहले तेज सांस लेता हूं, मैंने तेज सांस ली जितनी मैं भर सकता था, और फिर पूरी सांस एक साथ बाहर फेंक दी। जो पूरी सांस मैंने बाहर फेंकी है वो क्या है? वाइटल कैपेसिटी है। मतलब उसमें अंदर की लंग्स में जो एयर थी वो भी, जो एक्स्ट्रा मैंने लंग्स में एयर भरी वो भी, ये सब जब मिल जाती है तब क्या बनती है? वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ टाइडल वॉल्यूम, सप्लीमेंट्री एक्सपायरेटरी वॉल्यूम प्लस सप्लीमेंट्री एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। इन सबको मिलाने की वजह से क्या बनता है? आपका वाइटल कैपेसिटी बनती है। इट रिफ्लेक्ट्स लंग फंक्शन। वाइटल कैपेसिटी इज हायर इन एथलीट्स एंड हेल्दी इंडिविजुअल्स। इट इज हेल्पफुल इन डायग्नोसिस रेस्पिरेटरी डिसीजेस। ऑल्सो इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग एडुकेट ऑक्सीजन टू द बॉडी। बात की जाए तो भाई साहब, एथलीट्स की ज्यादा अच्छी वाइटल कैपेसिटी होती है, क्योंकि लंग्स में की कैपेसिटी वैसी है उनकी, है ना, और हेल्दी पर्सन को भी बताती है। साथ ही साथ इसका यूज करके आप रेस्पिरेटरी डिसीजेस का पता कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग की फिजियोलॉजी देखो, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच द बॉडी टेक्स इन ऑक्सीजन, और उसको हम बोलते हैं इनहेलेशन, एंड एक्सपेल्स कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं एक्सहेलेशन। अगर मैं ये बात बोलूं कि जो आपकी रेस्पिरेशन है वो एक्चुअली में दो चीजों से मिलकर बनी है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। O2 को अंदर लेना, CO2 को बाहर निकालना। ठीक है, चलो, दिस प्रोसेस इज प्राइमरी कैरिड आउट बाय द लंग्स एंड रेस्पिरेटरी मसल्स। इसमें मेजर ऑर्गन कौन कौन से हैं? लंग्स, डायफ्राम। ठीक है, समझो इंस्पिरेशन, द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव डाउनवर्ड, लंग्स बनाते हैं। ठीक है, अब डायफ्राम जो है वो यहां प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये डायफ्राम जो है ऐसा फ्लैट होगा, नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा, तो डायफ्राम क्या नीचे हुआ। अब इसकी वजह से लंग्स एक्सपैंड कर सकते हैं, लंग्स में जगह बन गई। द रिब केज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड लिफ्ट अप, तो डायफ्राम नीचे हुआ, रिब केज ऊपर उठी, तो जगह बनी, जिसकी वजह से इट इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी एंड डिक्रीजेस द प्रेशर इनसाइड। जब अंदर प्रेशर कम हुआ, बाहर प्रेशर ज्यादा है, तो हवा फटाफट नीचे चलेगी, अंदर चलेगी, क्योंकि वॉल्यूम है अंदर, राइट। तो ड्यू टू द लोअर प्रेशर एयर फ्रॉम आउटसाइड एंटर्स द लंग। बेसिकली क्या हुआ है? सबसे पहले डायफ्राम नीचे गया है, चेस्ट और रिबकेज ऊपर आई है, जिसकी वजह से अंदर वॉल्यूम बढ़ गया है। वॉल्यूम बढ़ा, अंदर प्रेशर घटा, बाहर प्रेशर ज्यादा था, बाहर से प्रेशर ने हवा को अंदर भेज दिया, इसीलिए आप नॉर्मली सांस ले पाते हो। ठीक है, अब आते हैं एक्सपीरेशन। जो पूरी चीज हुई है वो वापस होगी, रिबकेज वापस से दबेगा, आपका जो फ्लैट डायफ्राम है वो वापस से डोम शेप का हो जाएगा, अंदर वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, बाहर आ जाएगी हवा। ठीक है, द डायफ्राम रिलैक्सेस एंड मूव्स upward, the rib move downward and inward, the volume of the chest cavity decreases and pressure inside increases. Due to the higher pressure, air is expelled from the lungs. Clear? चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट एन आर्टिकल ऑन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में बताना है भाई साहब। देखो, the respiratory system provides oxygen to our body and removes carbon dioxide. क्या करता है रेस्पिरेशन से? हम बॉडी को ऑक्सीजन दे रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे होते हैं? निकाल रहे होते हैं। When the functioning of respiratory organs is disrupted, it is called respiratory disorder. जब ये पूरी प्रोसेस डिसरप्ट होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स बोल देते हैं। These disorders can be caused by pollution, infection, smoking, allergies and genetic factors. कोई से भी फैक्टर्स हो सकते हैं, इसका फैक्टर पोल्यूशन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, स्मोकिंग हो सकती है, एलर्जीज हो सकती है, यहाँ तक जेनेटिक फैक्टर्स भी देखे जा सकते हैं। मेजर जो डिसीजेस पाई जाती हैं वो देखो, सबसे मेजर डिसीजेस
सबसे देखो, ये देखो खतरनाक सबसे ज्यादा अस्थमा, कौन सी? अस्थमा। दिस इज अ क्रोनिक डिसीज इन विच एयरवेज बिकम नैरोड। क्या करते हैं, जो एयरवेज हैं वो सूज जाते हैं, जिसकी वजह से अंदर जगह कम पड़ गई, तो आपको सांस लेने में तकलीफ होती है। द पेशेंट एक्सपीरियंसेस डिफिकल्टी ब्रीदिंग, अ विस्लिंग साउंड एंड कफ, जिसकी वजह से आप सांस नहीं ले पाते हो। दूसरा है ब्रोंकाइटिस। क्या? ब्रोंकाइटिस। अब मेरे ख्याल से ब्रोंकाइटिस से एक शब्द आपको क्लियर होगा, ब्रोंकस। दिस कॉजेज इंफ्लेमेशन ऑफ एयरवेज लीडिंग टू द म्यूकस प्रोडक्शन एंड परसिस्टेंट कफिंग, जिसमें आपके ब्रोंकाई जो है उनमें इंफ्लेमेशन हो जाता है एयरवेज में, वहां म्यूकस बनता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा कफ होता है। थर्ड देखो, न्यूमोनिया। दिस इज अ लंग इन्फेक्शन इन विच एयर सैक्स फिल विथ फ्लूइड। आपकी जो एल्वुलाई है, जो एयर सैक्स है, उनमें फ्लूइड भर जाता है। द पेशेंट एक्सपीरियंसेस हाई फीवर, कफ एंड डिफिकल्टी ब्रीथिंग। फिर आती है ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम टीबी बोलते हैं। आपने कोई ज्यादा खांसता है, बहुत तेज तेज खांस रहा होता है, तो लोग बोल देते हैं ऐसे ही, है ना, कि टीबी हो गई क्या, वही है ये, है ना। दिस इज अ बैक्टीरियल डिसीज। क्या है? बैक्टीरियल डिसीज। किसकी वजह से हो सकती है ये? इन्फेक्शन की वजह से। बैक्टीरिया का एक बैक्टीरिया है, उसके इन्फेक्शन की वजह से होती है। दैट प्राइमरली अफेक्ट्स द लंग। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रोलॉन्ग्ड कफ, वेट लॉस एंड वीकनेस। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट चैप्टर पे चलें। देखो भाई साहब, प्लांट फिजियोलॉजी खत्म कर ली, ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमने ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस देख ली। ठीक है, अभी बहुत सी चीजें हैं उसमें जो पढ़नी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन ये कुछ खास इंपॉर्टेंट चैप्टर कह सकते हैं, क्वेश्चंस थे जो हमने कर लिए हैं, लेकिन और भी क्वेश्चंस हैं जो हम बाद में करेंगे। तो सिर्फ ये वीडियो देख के खुश नहीं हो जाना है, और भी वीडियोस हैं जो हमें करने हैं। ठीक है, बात करते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की। अरे कोई कमेंट ये मत कर देना, सर जी थंबनेल में कुछ और लिखा था, आप कुछ और बोल रहे हो। अरे भैया समझो, हम तुम्हें ट्रेलर दे रहे हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए जो मुझे लगता है आ सकते हैं, इनमें से कुछ ना कुछ तो फंसेगा ही फंसेगा, लेकिन और भी ऐसे सवाल हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, समझ बात को? चलो इधर आओ। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लिम्फ एंड ब्लड। ब्लड और लिम्फ के बीच में डिफरेंस बताना है हमें। इसके लिम्फ और ब्लड के बीच में डिफरेंस। लिम्फ क्या है? एक सेकंड, अरे रुक जा रुक जा रुक जा, जस्ट अ सेकंड बच्चा, बच्चा पार्टी 2 सेकंड रुको। ये थोड़ा सा उल्टा है, मैं इसको सही कर लूं तो मेरा काम हो जाएगा यार फिर, है ना। इधर देखो, ये क्या होगा यहाँ पे होगा ब्लड और यहाँ पे होगा लिम्फ। ठीक है, अब आओ, अब शुरू करते हैं। देखो, तो ब्लड क्या है? इट इज अ रेड कलर लिक्विड। ब्लड क्या होता है? रेड कलर का होता है। लिम्फ जो है ये लाइटली येलो कलर लिक्विड, क्या लाइट येलो कलर का लिक्विड होता है, दोनों बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ पे आरबीसी से पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, और साथ में प्लेटलेट्स। मतलब यहाँ पे 3 टाइप की सेल्स देखने को मिलेंगी। वहीं पे लिम्फ में मेनली जो सेल्स देखने को मिलेंगी वो व्हाइट ब्लड सेल्स देखने को मिलेगी। यहाँ पे नो रेड ब्लड सेल्स देखने को मिलेगी, ना ही प्लेटलेट्स देखने को मिलेंगी। तो आपका जो लिम्फ है उसमें डब्ल्यूबीसीज ही प्रेजेंट होती है। डब्ल्यूबीसीज क्या है? डब्ल्यूबीसीज एक तरीके से आपकी कह सकते हो जो लड़ रही होती हैं बीमारियों से। यहाँ पे हीमोग्लोबिन मिलता है, और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से रेड कलर है। यहाँ पे कोई हीमोग्लोबिन पाया नहीं जाएगा। ठीक है भाई साहब, चलिए दूसरा, ब्रीफली एक्सप्लेन ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, है ना। द रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेटेड बाय द propagation of impulses of the heartbeat is called electrocardiography, and the tracing obtained from the reading is called electrocardiogram, ECG. A standard ECG is composed of 5 waves called PQRST. किसी भी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में 5 वेव्स होती हैं, ये बताती हैं कि आपका हार्ट कितना अच्छे से काम कर रहा है। आप सबने कोई ना कोई मूवी देखी होगी, वो मशीन में से बुप बुप चल रहा होता है, फिर पूं करके आवाज आती है ना, तो क्या है? वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी चल रहा है। ठीक है, अगर वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी मतलब इंसान खत्म, अगर वो वेव चल रही है मतलब इंसान जिंदा है, चलता फिरता है। ठीक है, द पी वेव, द पी वेव रिप्रेजेंट डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो पहली वेव क्या है? पी वेव, जो क्या रिप्रेजेंट करती है? डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। दैट इज इट रिप्रेजेंट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया। बोथ एट्रिया यहाँ पे क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्शन होगा। फिर आता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स।
क्या होता है? QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। ये क्या करता है? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को रिफ्लेक्ट करता है। वहीं टी वेव रिप्रेजेंट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। टी वेव की वजह से कह सकते हो जो टी वेव आएगी कब आएगी? वो टी वेव आएगी जब आपका end of ventricular contraction होगा and its subsequent diastole. The PQ interval represent arterial systole while the RS and ST intervals represent ventricular systole. क्लियर है बच्चों? अरे हाँ देखो समय लगेगा, मैंने क्या बोला था टफ टॉपिक्स हैं तो इनमें थोड़ा सा समय आपको लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो क्या बोल रहा है? एक्सप्लेन द कार्डियल साइकिल्स इन ह्यूमंस। भाई साहब कार्डियल साइकिल क्या है ह्यूमंस में? कार्डियल साइकिल वही है जो भी पीछे पढ़ी है ना, वही कार्डियक साइकिल है। एट्रिया का सिस्टोल डायस्टोल, वैसे ही वेंट्रिकल का सिस्टोल और डायस्टोल मिलके ये चारों चीजें क्या हो जाती हैं? आपके कार्डियक साइकिल बन जाती है, जो 0.8 सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट होती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल इज द सीक्वेंशियल प्रोसेस इन विच ब्लड फ्लोज ड्यूरिंग वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं सिस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे? सिस्टोल बोलेंगे। वहीं पे रिलैक्सेशन एंड रिलैक्सेशन और उसको क्या बोलेंगे? डायस्टोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? डायस्टोल ऑफ द हार्ट वन कार्डियक साइकिल लास्ट अप्रोक्सीमेटली 0.8 सेकेंड। एक साइकिल कितने सेकंड की है? 0.8 सेकंड की। मेन फेजेस देखो, सबसे पहला देखो आर्टियल सिस्टोल। सबसे पहला आर्टियल सिस्टोल। बोथ एट्रिया अपर चेंबर जो हैं वो क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे। क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जिसकी वजह से ब्लड नीचे जाएगा, फ्लो करेगा। ब्लड इज पंप्ड इनटू द वेंट्रिकल्स। एट्रिया से वेंट्रिकल्स में जाएगा, अपर चेंबर से लोअर चेंबर में धकेला जाएगा। दिस फेज लास्ट अप्रोक्सीमेटली 0.1 सेकेंड। इसका टाइमिंग ड्यूरेशन क्या है भाई साहब? 0.1 सेकेंड में ये हो जाता है। याद रखना सिस्टोल मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या? सिस्टोल मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन होता है। तो पहला जो फेज है वो क्या है? एट्रियल सिस्टोल, जो कि कितने सेकंड का है? 0.1 सेकंड का है, जिसमें ऊपर के दोनों एट्रिया क्या होंगे? कॉन्टैक्ट्स होंगे और पूरे ब्लड को कहां फेंक दिया जाएगा? आपके वेंट्रिकल में, या कह सकते हैं लोअर चेंबर्स में फेंक दिया जाएगा। ये तो क्लियर है ना? ऊपर दो चेंबर, नीचे दो चेंबर। ऊपर के दोनों चेंबर को एट्रिया बोलते हैं, नीचे के दोनों चेंबर को वेंट्रिकल्स बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखो वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब आपका अब वेंट्रिकल किस में जाने वाला है? कॉन्स्ट्रिक्शन में। बोथ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, द राइट वेंट्रिकल पंप ब्लड इनटू द लंग। जो राइट साइड वाला है वो कहां भेजेगा? लंग्स में भेजेगा। कैसा ब्लड भेजेगा? डीऑक्सीजनेटेड भेजेगा। किसके थ्रू भेजेगा? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू भेजेगा। द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी थ्रू एओर्टा। वहीं पे लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा? ब्लड को पंप करेगा पूरी बॉडी के दूसरे सेक्शंस में एओर्टा के थ्रू। किसके थ्रू? एओर्टा के थ्रू। बात करते हैं यहां पे कौन सा ब्लड जाएगा? यहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। कैसा जाएगा? ऑक्सीजनेटेड। ये फेज कितना लास्ट करती है? 0.3 सेकेंड के करीब। कितना? 0.3 सेकेंड के लिए। तो पहला फेज क्या था? आर्ट्रियल सिस्टोल। दूसरा क्या है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जो कि 0.3 सेकेंड का है। तीसरा कंप्लीट डायस्टोल। पूरा का पूरा अब क्या होगा? रिलैक्स होगा। पूरा का पूरा आपका हार्ट क्या होगा? रिलैक्स होने वाला है। बोथ एट्रिया एंड बोथ वेंट्रिकल रिलैक्स, द हार्ट रिफिल्स विथ ब्लड। ब्लड इसमें वापस रिफिल होगा। दिस फेज लास्ट अप्रोक्सीमेटली 0.4 सेकेंड। इतना 0.4 सेकेंड में लास्ट करता है। तो टोटल 3 फेज हैं। कौन कौन से? एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और टोटल डायस्टोल 0.1, 0.3, 0.4। क्लियर? आर्टियल सिस्टोल में क्या होता है? दोनों एट्रिया कांटेक्ट करते हैं 0.1 सेकंड, मतलब कि 0.1 सेकंड में ऊपर के दोनों चेंबर से पूरा का पूरा ब्लड कहां भर दिया जाता है? नीचे के दोनों चेंबर्स में भर दिया जाता है। इसके बाद सेकंड फेज आती है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जिसमें नीचे के दोनों वेंट्रिकल्स क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो कि 0.3 सेकंड चलती है। कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब यह है कि जो राइट वेंट्रिकल है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में भेजेगा। वहीं पे लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो एओर्टा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रेस्ट ऑफ द बॉडी में भेज देगा। इसके बाद पूरे के पूरे सारे चारों चेंबर्स जब आपका कंप्लीट डायस्टोल चल रहा होता है तब उस मोमेंट पे रिलैक्स होते हैं, तब ब्लड वापस रिफिल होता है इनमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। व्हाट आर ब्लड ग्रुप्स? भाई साहब ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं? राइट ऑन द डिफरेंट टाइप्स। तो ब्लड ग्रुप्स की बात करते हैं। ब्लड ग्रुप डिपेंड्स ऑन द एंटीजेंस प्रेजेंट ऑन द सरफेस। इस बात को याद रखना, जो आपकी आरबीसी होती है उसके ऊपर एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं। किस टाइप का एंटीजन प्रेजेंट है इसके बेसिस पे ही ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। आपकी जो आरबीसीज होती हैं उसके ऊपर एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, ये प्रोटीन के बने होते हैं। इन एंटीजेंस के बेसिस पे ही हम कह सकते हैं कि उसका ब्लड ग्रुप है। जैसे कि देखो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंटीजेंस। 2 टाइप के एंटीजन है। कौन कौन से? ए और बी। ए और
B. Antibodies related to accumulation of blood cells are found in blood plasma. Which are two types, anti-A or anti-B? Based on the presence of antigens and antibody, human blood is classified into following 4 types. पहला देखो, हम कह रहे हैं, देखो एक सेकंड, मैं इस चीज को छोड़ दे जा रहा था। देखो, एंटीजन आरबीसी के ऊपर, ठीक है, वहीं एंटीबॉडी इसकी उल्टी होगी, वो कहां होगी, प्लाज्मा में। तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, आरबीसी के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट होता है। अगर बात करते हैं ब्लड ग्रुप में, तो कई सारे डिफरेंट ब्लड ग्रुप है, जैसे कि ब्लड ग्रुप ए, द आरबीसी ऑफ दिस ग्रुप हैव एंटीजन ए। इसमें आरबीसी में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा, ए। लेकिन इसका उल्टा प्रेजेंट होगा क्या, आपका एंटीबॉडी, यानी कि एंटी बी मिलेगी उसमें। ब्लड ग्रुप बी में ब्लड टाइप्स ऑफ दिस ग्रुप कंटेन एंटीजन बी इन देयर आरबीसी एंड एंटीबॉडी बी इन देयर प्लाज्मा। ठीक से, एंटीबॉडी ए इन द प्लाज्मा, यहां पे उल्टा लिखा था क्या, नहीं, ठीक है। एंटीबॉडी ए इन द प्लाज्मा। ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड टाइप ऑफ दिस ग्रुप कंटेन बोथ एंटीजन ए एंड बी एंड एंटीबॉडी कोई सी भी नहीं होगी, नो एंटीबॉडी एंड नो एंटीबॉडीज प्रेजेंट। इनमें कोई सा भी एंटीबॉडी या एंटी ए एंटी बी दोनों नहीं प्रेजेंट होगा। फिर आता है ब्लड ग्रुप ओ, इसमें कोई सा भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एंटीबॉडीज की, तो दोनों एंटीबॉडीज मिलती हैं इनके प्लाज्मा में। पीपल विथ ब्लड ग्रुप टाइप ओ आर यूनिवर्सल डोनर, वहीं पे ब्लड टाइप ए बी वाले यूनिवर्सल एक्सेप्टर होते हैं। तो हमने 4 ब्लड ग्रुप देखे, ए बी और ओ। ए में एंटीजन आरबीसी में क्या है, ए एंटीजन है। वहीं पे प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट है, एंटीबॉडी एंटी बी, ए का उल्टा। वहीं पे बी ब्लड ग्रुप में आपके पास एंटीजन क्या है, बी एंटीजन है, लेकिन उसका उल्टा बी एंटीबॉडी कहां प्रेजेंट है, उसके प्लाज्मा में। ए बी में आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन भी प्रेजेंट है और बी एंटीजन भी प्रेजेंट है, लेकिन उसकी प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं मिलेगी, क्योंकि एंटीजन उसके उल्टा होता है, जैसे उल्टा होता है। वहीं पे ओ वाले ब्लड ग्रुप में कोई सा भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए उनकी प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए भी मिलेगी, एंटीबॉडी बी भी मिलेगी। क्लियर है? चलिए आइए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसीज। हमने आरबीसी देखी। आरबीसी क्या होती है भाई साहब, आपके ब्लड को कैरी करती है, उसमें ब्लड में क्या है, वो लेके चलती है ऑक्सीजन को। क्या करती है, ऑक्सीजन को। ऐसे ही डब्ल्यूबीसी क्या करती है, देखो, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी इज टू प्रोटेक्ट द बॉडी बाय डिस्ट्रॉइंग जर्म्स एंड टॉक्सिन। आपकी बॉडी में जो जर्म्स और टॉक्सिन्स आ रहे हैं उनको डिस्ट्रॉय करके आपकी बॉडी को बचाने का काम करते हैं। कह सकते हैं ये आपकी बॉडी की आर्मी है जो आपको बचाती है इन्फेक्शन से, राइट। बेसोफिल्स इन डब्ल्यूबीसीज सिक्रीट हेपेरिन एंड हिस्टामिन व्हिच एक्ट एज एंटीकोएगुलेंट। बेसोफिल्स जो होता है डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है बेसोफिल्स, वो क्या सिक्रीट करता है, हेपेरिन सिक्रीट करता है और हिस्टामिन सिक्रीट करता है। ये दोनों ही केमिकल्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ब्लड कहीं कोएगुलेट ना हो जाए, ब्लड का थक्का ना बन जाए, ब्लड जो है पानी की तरह बहता रहे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हेपेरिन और हिस्टामिन, जो कि क्या है, एंटीकोएगुलेंट्स है। क्या है, एंटीकोएगुलेंट्स है। बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, और अगला नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। देखो, हमने सांस ले ली, हमने खून बहा लिया, भाई साहब अब हम यूरिन बनाएंगे। देखो, बॉडी में आप एक्सेसिव वाटर पियोगे, कुछ भी करोगे, तो कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, ब्लड के थ्रू ही जो निकल रहा है, ब्लड से ही निकाला जाता है यूरिन को, ब्लड में ही जो वेस्ट है उसको ही लिक्विड फॉर्म में निकाला जाता है, उसी को हम यूरिन बनाते हैं। और किस प्रोसेस के थ्रू होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू होता है। देखो, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ लीवर, लंग्स एंड स्किन इन एक्सक्रीशन। क्या एक्सक्रीशन सिर्फ आपकी किडनी के थ्रू होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू होता है? नहीं, कई सारे और मेथड्स हैं। लीवर भी करता है, लंग्स भी करता है, स्किन भी करती है। इंपॉर्टेंस ऑफ लीवर देखो, लीवर, लंग्स एंड स्किन देखो। जो आपका लीवर है, इट कन्वर्ट्स टॉक्सिक सब्सटेंसेस लाइक अमोनिया इनटू यूरिया। अमोनिया को यूरिया बदलता है, विच इज देन एक्सक्रीटेड बाय द किडनी। इट डिटॉक्सिफाइड ड्रग्स एंड अदर हार्मफुल केमिकल्स। इट हेल्प्स एक्सक्रीट बाइल पिगमेंट थ्रू बाइल। ठीक है, तो ये क्या करता है, पहली बात तो ये आपके अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, जो इजीली फिल्टर आउट कर लिया जाता है किडनी के थ्रू और आसानी से यूरिन में पास ऑन किया जा सकता है। साथ ही साथ ये डिटॉक्सिफाई करता है क्या, ड्रग्स को और अदर हार्मफुल केमिकल्स को। साथ ही साथ ये बाइल पिगमेंट्स को, बाइल जूस में से बाइल पिगमेंट्स को निकालता है, जो कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ही माने जाते हैं। बात करते हैं लंग्स की। इट रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड।
कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी के लिए टॉक्सिक है ना, उसको भी बाहर करने का काम कौन करता है, लंग्स करते हैं। तो ये क्या रिमूव करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, और साथ में थोड़ा बहुत वाटर वेपर भी बाहर बॉडी से निकाल देते हैं रेस्पिरेशन के टाइम पे। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एक्सक्रीशन ऑफ गैसियस वेस्ट। यहां से क्या हो रहा है, एक्सक्रीशन ऑफ गैसियस वेस्ट हो रहा है। सॉलिड वेस्ट एनस के थ्रू होगा, गैसियस वेस्ट लंग्स के थ्रू हो रहा है, और लिक्विड वेस्ट जैसे लिक्विड वेस्ट के थ्रू होगा, यूरिन के थ्रू। ठीक है, स्किन, वाटर, सॉल्ट्स एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया आर एक्सक्रीटेड थ्रू द स्वेट बाय द स्वेट ग्लैंड्स ऑफ द स्किन। इट आल्सो हेल्प्स इन रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। साथ ही साथ बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है, साथ ही साथ कई सारे एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट्स को भी बाहर निकाल देता है विद द हेल्प ऑफ स्वेट, जो कि बनाती हैं स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो भाई नेफ्रॉन का डायग्राम देखो, सबसे इंपॉर्टेंट नेफ्रॉन का डायग्राम देखो, फिर अपन एक्सप्लेन भी करते हैं, इसको समझाऊंगा भी, बेफिक्र हो। जब आप नेफ्रॉन का डायग्राम देखते हो तो ये क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, मतलब किडनी में कोई काम कर रहा है वो क्या है, नेफ्रॉन ही है। क्या है, नेफ्रॉन में ही है। अब ये जो नेफ्रॉन है कई मेजर ग्रुप्स में डिवाइडेड है। तो पहले हम मेजर ग्रुप्स देख लो, छोटी छोटी ग्रुप्स को बात करते हैं। सबसे पहले आता है बोमेंस कैप्सूल, सबसे इंपॉर्टेंट आता है पहला, वो है बोमेंस कैप्सूल, पहली जो लेबलिंग आपके डायग्राम में हमेशा होनी चाहिए। दूसरा आता है आपका पीसीटी, जिसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद आती है आपकी लूप ऑफ हेनले। क्या, लूप ऑफ हेनले। अब इसमें दो आर्म होती हैं, एक डिसेंडिंग एक असेंडिंग, उस पर आएंगे अभी। पर लूप ऑफ हेनले, पहला बोमेंस कैप्सूल, दूसरा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जिसको हम पीसीटी भी बोलते हैं, फिर आती है लूप ऑफ हेनले, उसके बाद आती है आपकी डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और उसके बाद एट लास्ट आ जाती है कलेक्टिंग डक्ट, या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल भी आप बोल सकते हो, कलेक्टिंग डक्ट ज्यादा अच्छा शब्द है ना। क्या है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। अब इसके आसपास आपको कई सारी वेसल्स दिख रही होंगी, अपन उस पर भी आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं बोमेंस कैप्सूल्स पे। बोमेंस कैप्सूल जो है, अंदर उसमें आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या है, ग्लोमेरुलस। अब ये जो ग्लोमेरुलस है ये एक्चुअली आर्टरीज के मिलने से बना हुआ है, आर्टरीज के गुच्छे को आप बोल सकते हो। ये देखो, ये बोमेंस कैप्सूल बाहर, ठीक है, और इसके अंदर ग्लोमेरुलस। यहाँ पे एफरेंट आर्टेरियोल जो आती है उसको क्या बोलते हैं, एफरेंट आर्टेरियोल। जो जाती है उसको क्या बोलेंगे, इफरेंट आर्टेरियोल। आने वाली को एफरेंट, जाने वाली को इफरेंट। तो यहाँ पे जो ब्लड लेके आ रही है वो कौन सी है, एफरेंट आर्टेरियोल, और जो बाहर ब्लड लेके निकल रही है वो क्या है, इफरेंट आर्टेरियोल। और बीच में जो गुच्छा बन रहा है उसको हम क्या बोल देंगे, ग्लोमेरुलस। और उसके आसपास जो कप जैसा शेप है उसको हम क्या बोलते हैं, बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। ये एक छन्नी की तरह काम कर रहा होता है। कैसे, एक छन्नी की तरह काम कर रहा होता है। यहाँ पे, यहाँ की जो वेसल्स हैं वो बहुत ज्यादा पतली हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड में से चीजें छन छन के बाहर आ जाती है। ब्लड भी थोड़ा जाता है, साथ में चीजें छन छन के भी आ जाएंगी। मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो भी चीजें हैं, वो छन के कहाँ निकल गया, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होगा। अब इसमें कई सारी चीजें छन के आ जाती हैं, इंपॉर्टेंट चीजें जैसे अमीनो एसिड, ग्लूकोज भी आ जाता है। तो यहाँ पे हम उसका रीएब्जॉर्प्शन करते हैं। क्या करते हैं, रीएब्जॉर्प्शन किसमें, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। इसके बाद ये पूरी चीज भेज दी जाती है लूप ऑफ हेनले में। लूप ऑफ हेनले में दो पार्ट हैं, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग मतलब जो कि नीचे जा रही है, ये क्या है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो ऊपर जा रही है, नीचे जाने वाली डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ऊपर जाने वाली असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इसके अराउंड जो ये एफरेंट आर्टेरियोल निकली थी उसी ने एक गुच्छा बना रखा है। ये इस पूरे लूप ऑफ हेनले को कवर कर रखा है, और उस वेसल्स को हम बोलते हैं वासा रेक्टा। क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा। तो ये बनी किसकी है, एफरेंट आर्टेरियोल जब वहां से निकली है तो उसी ने ही बनाया है वासा रेक्टा को। ये काउंटर करंट मैकेनिज्म में काम हेल्प करती है। किसमें, काउंटर करंट मैकेनिज्म में। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन का और ज्यादा कंसंट्रेशन करती है। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी डीसीटी। यहाँ डीसीटी में भी कई सारी चीजें हम वापस से रीअब्सॉर्ब करते हैं, और फिर यहां से जो बाहर निकलता है वो क्या बनता है, कलेक्टिंग डक्ट में जाके यूरिन बनता है। तो ये है स्ट्रक्चर किसका, आपका नेफ्रॉन का। और डिटेल में भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखो, ईच किडनी कंटेन न्यूमरस
नेफ्रॉन, हर एक किडनी में बहुत सारा नेफ्रॉन्स होते हैं। दीज नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट को हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन्स बोलते हैं। जो क्या प्रोड्यूस करती हैं? यूरिन प्रोड्यूस करती हैं फ्रॉम ब्लड, ब्लड में से यूरिन निकालती हैं। हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इसीलिए हम इनको यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं। ईच नेफ्रॉन इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, द एंटीरियर पार्ट एंड माल्फिजियन कैप्सूल एंड द पोस्टीरियर पार्ट सिक्रीटरी ट्यूब्यूल्स। तो स्टार्टिंग में माल्फिजियन कैप्सूल है, बाद में पोस्टीरियर पार्ट क्या है? सिक्रीटरी ट्यूब्यूल्स। अब माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स क्या है बेटा? आपका जो ग्लोमेरुलस था और बोमेंस कैप्सूल था, उसी दोनों को मिला दो तो क्या बन जाता है? माल्फिजियन कैप्सूल बन जाता है। द माल्फिजियन कैप्सूल इज कंपोज्ड ऑफ अ कप शेप, कप लाइक बोमेंस कैप्सूल एंड tuft of coiled blood capillaries called glomerulus। तो दो चीजों से मिलकर बना है। ग्लोमेरुलस क्या है? मैंने कहा था जो आपकी अफरेंट आर्टेरियोल आ रही है वो कैपिलरीज जाके एक गुच्छे जैसा बना लेती हैं, उस गुच्छे को हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और उसके अराउंड में एक कप प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। और ये दोनों ही स्ट्रक्चर जब मिल जाते हैं इसको हम क्या बोल देते हैं? माल्फिजियन कैप्सूल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? माल्फिजियन कैप्सूल्स बोल देते हैं। माल्फिजियन कैप्सूल्स ओपन इनटू अ कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। वो कहां बोलती है? एक ट्यूब्यूल में निकलती है। कैवुलेटेड मतलब जो बहुत ज्यादा घूमी हुई है। अ नैरो नेक कॉल्ड द प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको हम पीसीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? PCT बोलते हैं। The proximal convoluted tubule opens into U-shaped tube called the loop of Henle. The limb extending into the inner part of the loop is called descending limb and limb returning is known as ascending limb. जो नीचे जा रही है वो descending, जो ऊपर आ रही है वो ascending। ठीक है, कहाँ थे अपन? surface is called the ascending limb. The ascending limb of the loop of Henle opens into another convoluted tubule called the distal convoluted tubule. Proximal मतलब पहले, PCT पहले पाई जाती है इसीलिए proximal convoluted tubule, DCT बाद में पाई जाती है, पीछे पाई जाती है इसीलिए distal convoluted tubule. वहीं पे DCT जो है बाद में ओपन होगी किसमें? collecting tubule which opens into even larger and wider Bellini duct. The Bellini duct opens into the pelvic part of ureter and the top of the renal pyramid. वो बाद में बाहर यूरिन लेके जाएगी कहां तक? यूरेटर तक। ठीक है। A renal artery carries blood to each kidney which divides multiple times with the kidney to form numerous arterioles. These arterioles enter the Bowman's cups. The arteriole entering the Bowman's cup is called the afferent arteriole. जो मैंने आपको बात बोली थी कि जो arteriole blood लेके आएगी वो afferent arteriole होगी. It forms a cluster of fine capillaries in the Bowman's capsule known as glomerulus. The cells of the glomerulus are then joined to form an arteriole called efferent arteriole. This is much thinner than the afferent arteriole. The afferent arteriole emerging from the Bowman's cups further divides into capillaries. वापस divide होती है और उस capillary network को हम क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा बोलते हैं। वो loop of Henle के अराउंड घूम रही होती है और उसको हम क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा कहते हैं। ठीक है। द रीनल venues join together to form the renal vein which carries blood out of the kidney. बाद में वो वहां से निकल के क्या बना लेगी? रीनल वेन बना लेगी। क्या बना लेगी? रीनल वेन। यहां पे रीनल आर्टरी कहीं थी, वो यहां पे गई। यहां से जब ये ब्लड यहां निकलेगा तो ये किस में जुड़ेगा? रीनल वेन में जाके जुड़ेगा। क्लियर बात? चलिए आगे देखते हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी विथ अ डायग्राम। हमें ह्यूमन किडनी को समझना है, डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। इधर देखो, ये है आपकी किडनी। पूरी किडनी दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। क्या? दो पार्ट में डिवाइडेड होगी, कॉर्टेक्स और मेडुला। क्या? कॉर्टेक्स और मेडुला। जो बाहर वाला पार्ट है ये कॉर्टेक्स रीजन है, वही जो अंदर का रीजन है उसको हम मेडुला बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? मेडुला बोल सकते हैं। अब मेडुलर रीजन में कई सारे पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड्स। क्या बोलते हैं? मेडुलरी पिरामिड्स। अब इन पिरामिड्स के बीच में कई सारे आप गैप देख सकते हो, इन्हें हम बोलते हैं रीनल कॉलम या फिर इन नॉर्मल वर्ड्स हम कहते हैं कॉलम ऑफ बर्टनी। क्या कहा जाता है इनको? कॉलम ऑफ बर्टनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई साहब? कॉलम ऑफ बर्टनी कहा जाता है। और यहाँ का ये रीजन है इसको क्या कहा जाता है? कैलिक्स। अब मेन बात है यहाँ पे, ये बाहर से कैप्सूल है, ठीक है, ये रीनल कैप्सूल। मेन बात यहाँ पे जो ट्यूब्स आ रही हैं और जा रही हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होगी रीनल आर्टरी जो ब्लड लाएगी अनफिल्टर्ड। रीनल आर्टरी में क्या रहेगा?
अनफिल्टर्ड ब्लड रहेगा। वहीं पे जो ब्लड बाहर लेके निकलेगी वो क्या कहलाएगी? रीनल वेन। और इस रीनल वेन में फिल्टर्ड ब्लड होगा, इस जिसमें से क्या निकाल लिया गया है? जिसमें से निकाल लिया गया है आपका यूरिन, ये कह सकते हैं आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स निकाल लिए गए हैं। इसके बाद ये रीजन जो है, ये रीजन, इस रीजन को हम बोलते हैं रीनल पेल्विस, और यहां से फाइनली यूरिन को बाहर निकालने के लिए प्रेजेंट होगी यूरेटर। क्या प्रेजेंट होगी? यूरेटर। क्लियर है बच्चों? इधर आओ, देखो, इन द लंबर रीजन ऑफ मैमल्स, किस रीजन में? लंबर रीजन में। लंबर रीजन देखो, ये आपका, ये जो ऊपर है ये नेक रीजन है, ठीक है। फिर ये आपका जो चेस्ट वाला पार्ट है ये थोरेसिक रीजन। अब ये जो पेट वाला पार्ट कहलाता है इसे हम बोलते हैं लंबर रीजन। क्या बोलते हैं बेटा? लंबर रीजन बोलते हैं। तो यहाँ पे पीछे, यहाँ इस साइड पे किडनी लोकेटेड होती है। कैसी होती है? अ पेयर ऑफ डार्क रेड, बहुत डार्क रेड कलर की होती है, बीन शेप्ड होती है। कैसी होती है? बीन शेप्ड की किडनी पाई जाती है ऑन बोथ साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। इन ह्यूमन द राइट किडनी इज लोकेटेड स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी बिकॉज लिवर ऑक्यूपाइज द राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन। क्योंकि यहाँ पे लीवर है, यहाँ पे लीवर है, लीवर ने बहुत ज्यादा जगह घेर रखी है, तो ये किडनी थोड़ी सी नीचे खिसकी हुई होती है कंपेयर टू दिस किडनी। राइट किडनी थोड़ी नीचे रहेगी, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी में। द आउटर सर्फेस ऑफ द किडनी is convex and the inner surface is concave. On the concave surface there is a depression called hilus from which the ureter emerges and opens into the urinary bladder at the back. The renal artery and vein also enter the kidney from the hilus. Each kidney is divided internally into two regions. Outer dark red color region is known as cortex और वहीं पे inner region जो है वो है कहलाता है middle medulla. क्या? medulla. And the inner yellow colored region is called the medulla. The cortex is sunken inside the medulla at places. These parts are called the column of Bertini. The anterior end of the ureter which enters the kidney is spread like the funnel. This is called the pelvis region, and there are many cups like pits in the free end of the pelvis which are called the calyx. The medulla is also divided into many conical structures at the base which is called the renal pyramid या कह सकते हैं medullary pyramid. तो ये रीजन जो था यहाँ पे, ये रीजन, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइलस बोलते हैं। ये वाला हाइलस, एक चीज छूटी थी बस, ठीक है। और ये जो कॉनिकल शेप दिख रहे हैं ये क्या कहलाएंगे? आपके कैलिक्स कहलाएंगे। क्लियर बात? चलो अब ये भी याद रखना, ये जो बाहर वाला रीजन है ये रेडिश शेप में, इसके ऊपर वाला, इसके बाहर कैलिक्स और ये मेडुला। क्लियर? चलिए अगला सवाल देखो, डिफाइन अमोनोटेलिक एनिमल्स विथ एग्जांपल्स। तो अमोनोटेलिक एनिमल्स को हमें एग्जांपल्स के साथ समझाना है। तो अमोनोटेलिक क्या होते हैं? जो अपने वेस्ट प्रोडक्ट में अमोनिया बना रहे होते हैं उन्हें हम अमोनोटेलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमोनोटेलिक बोलते हैं, वही कहलाते हैं अमोनोटेलिज्म शो करने वाले। द एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय द डीएमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के डीएमिनेशन से अगर अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? अमोनोटेलिक। एंड एनिमल्स दैट एक्सक्रीट अमोनिया आर कॉल्ड अमोनोटेलिक such as aquatic arthropods, free water fishes and amphibians. इस बात को ध्यान रखेंगे कि अगर किसी की बॉडी अमोनिया बना रही है तो अमोनिया को फिल्टर आउट करने के लिए बहुत ही लार्ज अमाउंट में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो अमोनिया एज अ वेस्ट प्रोडक्ट कौन बना सकता है? जिसके पास पानी बहुत हो, या तो वो एम्फीबियंस होंगे या तो पानी में रहने वाले होंगे। वहीं पे बात करते हैं यूरिया की, तो यूरिया को थोड़ा कम पानी चाहिए होता है, तो ऐसे लोग जिनके पास वाटर का एक्सेस तो है पर लगातार वो पानी में नहीं रहते वो बनाते हैं। वहीं पे एक और वेस्ट प्रोडक्ट आता है यूरिक एसिड। तो देखो जो यूरिया बना रहे होंगे उन्हें हम यूरियोटेलिक बोल देंगे। जैसे कि हम वेस्ट प्रोडक्ट में यूरिया बनाते हैं तो हम लोग यूरियोटेलिक हैं, ठीक है। हमारा लीवर क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है जिससे आसानी से फिल्टर आउट हो जाए। ऐसे ही कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि यूरिकोटेलिक होते हैं। मतलब यूरिकोटेलिक वो होते हैं जो यूरिक एसिड बनाते हैं। यूरिक एसिड को बाहर बॉडी से बाहर निकालने के लिए बहुत ही कम अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, जिसमें हम बात करेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट की। आपकी बॉडी में कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से आप चल फिर पा रहे हो। क्या पा रहे हो? चल फिर पा रहे हो। अब जैसे मैं यहां से यहां घूम रहा हूं, ये क्या है? ये मेरा लोकोमोशन है। क्या है? लोकोमोशन। मैं यहां से वहां चल फिर पा रहा हूं, ये लोकोमोशन है। मेरी जगह बदल रही है, पर बिना जगह बदले ही अगर मेरी बॉडी में मूवमेंट हो रहा है, ये क्या है? ये मूवमेंट है। क्या ये लोकोमोशन है? नहीं, ये मूवमेंट है और ये लोकोमोशन है। क्लियर?
ये मूवमेंट, ये क्या है, ये लोकोमोशन है। क्लियर, ये बात तो क्लियर हो गई होगी। चले इधर देखो, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रिएटेड मसल। एक मसल है, उनका स्ट्रिएटेड मसल जिनको हम बोलते हैं, वो का स्ट्रक्चर हमें दिखा। स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रिएटेड और स्केलेटल मसल, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल बोलते हैं। स्ट्रिएटेड मसल्स आर कंपोज्ड ऑफ मसल सेल्स। किसकी बनी है, मसल सेल्स। मसल सेल्स आर लॉन्ग, नैरो एंड सिलेंड्रिकल। कैसी है, लॉन्ग है, नैरो है और सिलेंड्रिकल है, स्पिंडल शेप, हैंस कॉल्ड मसल fibers. These muscle fibers form the structural unit of muscles. These muscle fibers are arranged in small and parallel bundle called fasciculae. इनके जो बंडल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, fasciculae बोलते हैं. Each muscle fibers of a fascicule is surrounded by a fibrous connective tissue known as endomysium. Endomysium. Each fascicule is also surrounded by a collagen connective tissue known as perimysium. Another sheath of connective tissue is found around the muscle which is called epimysium. ठीक है, at both ends of the muscle this epimysium extend further to form inelastic tendons. These tendons connect muscles to bones. ठीक है, देखो ये मसल्स के फाइबर्स हैं, ठीक है, ये मसल के फाइबर्स हैं जिनको मसल सेल्स बोल रहे हैं। इनके अराउंड क्या प्रेजेंट है, सार्कोलेमा, और अंदर ब्लड कैपिलरीज भी देखने को मिलेगी, और फेसिकल जो मसल बंडल्स हैं। बाकी चीजें आप नहीं भी याद रखोगे तो आपके काम की चीज उतनी नहीं है, लेकिन ये चीज आपको, ये स्ट्रक्चर आप बना के याद रख सकते हो। ठीक है, आगे देखो, ब्रीफली डिस्क्राइब डिसऑर्डर्स ऑफ द मस्कुलर एंड स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, जो डिसऑर्डर्स हैं मसल सिस्टम के और स्केलेटन सिस्टम के, उन पे बात करते हैं। देखो मस्कुलर डिसऑर्डर्स, एक है माइस्थेनिया ग्रेविस। क्या, माइस्थेनिया ग्रेविस। यहां पे याद रखना, ग्रेविस से ग्रेव याद रखना, याद रखना ग्रेव। मैं बताता हूं क्यों। सी, ठीक है, चलो इसको समझो। अगर हम बात करते हैं कि माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है, तो माइस्थेनिया ग्रेविस बेसिकली क्या है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। क्या है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो है क्या है, इसमें आपकी मसल्स बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाती है, मसल आपकी काम करना बंद कर चुकी होती है, जिसकी वजह से एक तरीके से आप मूवमेंट तरीके से नहीं कर सकते हो। तो ये क्या है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। जब मैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की बात कर रहा हूं, जब मैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का बात कर रहा हूं, मतलब क्या होता है कि भाई साहब आपकी सेल्स खुद ब खुद आपके लिए गड्ढा खोद रही है, इसीलिए मैंने कहा ग्रेव, है ना, याद रखना। नेक्स्ट देखो, टिटनी। Due to calcium deficiency in the body, tingling sensation occurs in the hand, feet and around the mouth, and cramps occur in the hands and feet. This disorder is called टिटनी। Muscular dystrophy देखो, muscular dystrophy. In this disorder, there is gradual degeneration of skeletal muscle fibers. Muscles become weak due to atrophy. By adulthood, the patient dies due to respiration and cardiac failure. Respiratory and cardiac failure, जैसे कि बॉडी क्या है, बॉडी की जो स्केलेटल मसल्स हैं वो काम करना बंद कर देती है, वीक हो जाती है। वहीं पे बात करते हैं बोन डिसऑर्डर की, तो एक डिसीज है आर्थराइटिस। एक डिसीज क्या है आपकी, आर्थराइटिस। द मेन कॉज ऑफ दिस डिसीज इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स। इसमें क्या होता है, जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन होता है। आर्थराइटिस इज कॉज्ड बाय द रूमेटॉइड फैक्टर, डिटेरियोरेशन ऑफ द आर्टिकुलर कार्टिलेज और एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड, जिसकी वजह से ये होता है। नेक्स्ट है ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस में बेसिकली आपकी बोन्स कमजोर हो जाती है, मेनली फीमेल्स में देखने को मिलता है। This is metabolic disease in which decrease in bone mass caused because to become brittle and break even with the minor trauma. Calcium malabsorption, vitamin D deficiency, excessive smoking, alcohol consumption are the main cause of this disease. But females में osteoporosis एक रीजन की वजह से और होती है, जब फीमेल्स में मेनोपॉज आ जाता है, मेनोपॉज के बाद जब हार्मोन आपका कौन सा, एस्ट्रोजन डाउन हो जाता है, तब वो ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस और बढ़ा देता है। ठीक है, इसके बाद आती है गाउट। When uric acid is produced in excess in the body or uric acid excretion is reduced, the excess uric acid reacts with sodium and accumulates in the joints in the form of salt, resulting in gouts. ठीक है, चलो, अरे गाउट में क्या होता है कि यूरिक एसिड अगर आपकी बॉडी में बनने लग गया, याद करो यूरिक एसिड को बहुत कम पानी की जरूरत होती थी निकालने के लिए, अगर वो बन जाता है आपकी बॉडी में तो वो आपके जॉइंट्स में आके जमा हो जाता है, जॉइंट्स को खराब करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, गाउट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। देखो, व्हाट इज द जॉइंट।
भाई साहब भैया जी जॉइंट क्या है? राइट एन एग्जांपल ऑफ अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, जॉइंट्स आर कई सारे टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि मूवेबल जॉइंट्स, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स और इमूवेबल जॉइंट्स। इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ठीक है, यहां पे मैं मूवमेंट कर पा रहा हूं, ये स्लाइटली मूवेबल है, मूवेबल है या इमूवेबल है? ये क्या है? मूवेबल जॉइंट है। वहीं पे जो हिप्स हैं, दोनों हिप्स के बीच में जो जॉइंट है, ये जॉइंट थोड़ा बहुत मूवेबल है, तभी फीमेल्स बेबी कैरी कर पाती हैं। लेकिन सर की दो हड्डियों के बीच में जो जॉइंट्स है वो फाइब्रस जॉइंट है, वो इमूवेबल जॉइंट है। यहीं से आपको आइडिया लग जाएगा। देखो, मूवेबल जॉइंट, दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स अलाउ फ्री मूवमेंट बिटवीन द बोन्स, द एंड ऑफ द बोन्स इज इन्वॉल्व्ड इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स आर कन्वर्टेड विद इफेक्टिव कार्टिलेज एंड नैरो साइनोवियल कैविटी इज फाउंड बिटवीन द टू बोन्स, जिसकी वजह से मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। बात करते हैं स्पेसिफिकली बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की। इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट द बॉल लाइक राउंडेड एंड ऑफ द वन बोन इज एम्बेडेड इन द कप लाइक कैविटी ऑफ द अदर बोन, फॉर एग्जांपल द सॉकेट ऑफ द शोल्डर एंड हिप। जैसे कि यहाँ पे बेसिकली क्या है, एक हड्डी है जिसका सिरा ऐसा थोड़ा सा इस टाइप का है, ठीक है, और वो किसी कप के अंदर मूवमेंट कर पा रही है ऐसे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये क्या है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्लियर? चलिए इधर आइए, बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बेसिकली क्यों इंपॉर्टेंट है भाई साहब? आपके सर ने बोल तो दिया, दिमाग आपका बोल रहा है भैया उंगलियां हिलाओ, पर ये मैसेज यहां से लेके यहां तक आने के लिए नर्व्स की जरूरत पड़ती है, न्यूरॉन्स की जरूरत पड़ती है। तो इनकी बात करेंगे अब हम। देखो इधर आओ, बात करते हैं। व्हाट इज अ नर्वस टिश्यू? डिस्क्राइब अ नर्व सेल विथ अ डायग्राम। तो भाई साहब नर्वस टिश्यू क्या होता है, नर्व सेल्स क्या होती है, कह सकते हैं न्यूरॉन क्या होती है, ये बताना है डायग्राम की हेल्प से। देखो ये है आपकी न्यूरॉन्स, ह्यूमन बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल और लार्जेस्ट सेल भी बोल सकते हैं। ह्यूमन बॉडी की लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट सेल, पूरे वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट सेल्स है, लेकिन ह्यूमन बॉडी की लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट सेल है। बेसिकली बात की जाए तो ये पूरी सेल जो है आपकी डिवाइड होती है डेंड्राइट्स, सेल बॉडी और एक्सॉन, तीन पार्ट में, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी और एक्सॉन। क्लियर? सेल बॉडी के अंदर आपके पास देखने को मिलेगा न्यूक्लियस, साथ ही साथ अंदर आपको देखने को मिलेगा साइटोप्लाज्म जिसमें प्रेजेंट है निजल्स ग्रेन्युल्स। अब ये जो आपका एक्सॉन है, इसके ऊपर कुछ सेल्स देखने को मिल रही हैं जिनको हम बोलते हैं श्वान सेल्स। क्या बोलते हैं? श्वान सेल्स। और ये जो सेल्स ये और उसके बाद जो शीट दिख रही है वो कहलाएगी माइलिन शीट। क्या है? माइलिन शीट। और जहां जहां पे शीट प्रेजेंट नहीं है उसको हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। रणवीर कोई नहीं लिखेगा, रेनवियर है। ठीक है, फिर एक्सॉन्स के यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? टर्मिनल, इनको हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल, और वहां पे प्रेजेंट होती है नॉब्स, उन्हें कहा जाता है सिनेप्टिक नॉब। ठीक है, स्ट्रक्चर देखो पूरा। The specialized cells found in the body for the conduction of impulses are called nerve cells or neurons. Neurons are the structural and functional unit of nervous tissue. Clear? चलो बात करते हैं ह्यूमन ब्रेन की डायग्राम के साथ। ठीक है, अब ह्यूमन ब्रेन की जब हम बात करते हैं तो पूरा ब्रेन डिवाइडेड होता है तीन पार्ट में। कितने पार्ट में? तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है आपका फोर ब्रेन, पहला नंबर। दूसरा नंबर होता है आपका मिड ब्रेन, और तीसरा नंबर होता है आपका हाइंड ब्रेन। ठीक है, अब जो आपका फोर ब्रेन है वो तीन चीजों से मोस्टली मिलके बना हुआ होता है। कितनी चीजों से? तीन चीजों से। एक जो आपका फ्लैशी पार्ट, आप ब्रेन को जैसे ही इमेजिन करते हो, जो आपको स्ट्रक्चर समझ में आता है, उसे हम बोलते हैं सेरेब्रम। क्या बोलते हैं? सेरेब्रम। तो पहला पार्ट क्या हो गया? सेरेब्रम, ये वाला हिस्सा। फिर यहीं पे प्रेजेंट होती है थैलेमस। क्या होती है? थैलेमस। और उसी के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है हाइपोथैलेमस। तो आपके फोर ब्रेन की जब हम बात करते हैं तो तीन हिस्से उसमें देखने को मिलेंगे, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये तीन। क्लियर? अब अगर इसके अलावा भी देखोगे तो यहाँ पे कुछ चीजें और भी प्रेजेंट हैं, जैसे कि ये जो हेमिस्फीयर है, इनको हम क्या बोलते हैं? सेरेब्रल हेमिस्फीयर। जो पूरी चीज दिख रही है वो क्या कहलाएगी? सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, अब एक आपको
नाम और देखने को मिल रहा है, कॉर्पस कैलोसम। क्या? कॉर्पस कैलोसम। ये एक्चुअली क्या है? बंडल ऑफ न्यूरॉन्स है। क्या है? बंडल ऑफ न्यूरॉन्स है। आपका जो ब्रेन है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक ये हेमिस्फीयर, एक ये हेमिस्फीयर। उसी को हम बोल रहे थे सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, दोनों हेमिस्फीयर। तो दोनों हेमिस्फीयर जहां से जुड़े हुए होते हैं उस जगह को हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस कैलोसम। एक हेमिस्फीयर ये है, एक हेमिस्फीयर ये है। दोनों हेमिस्फीयर जहां से ज्वाइंट होंगे उस ज्वाइंट को हम क्या बोलेंगे? कॉर्पस कैलोसम। और पूरे ये क्या कहलाएगा? सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहलाएगा। और ठीक है, सेरेब्रम। इसके आगे चलोगे तो आपको देखने को मिलेगा हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में 3 पार्ट आपको याद रखने, पॉन्स, सेरेबेलम जिसको छोटा दिमाग बोलते हैं, नाना पाटेकर बोलते थे ना ये छोटे दिमाग पे नहीं मारने का, वो इसी बात कर रहे थे, सेरेबेलम। और फिर एट लास्ट होता है मेडुला। अब इन सब के अपने अपने काम है, पॉन्स, सेरेबेलम, मेडुला, इन सब के अपने अपने काम है। और ये जुड़ा हुआ होता है किससे? आपके स्पाइनल कॉर्ड से। ये स्ट्रक्चर किसका है? आपका ह्यूमन ब्रेन का। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस। अगला सवाल ही आ गया भाई साहब कि हाइपोथैलेमस के फंक्शंस क्या होते हैं? भैया बता दो। जो आपकी हाइपोथैलेमस प्रेजेंट थी फोर ब्रेन में, थैलेमस के नीचे, उसके फंक्शन को डिस्कस करते हैं। द हाइपोथैलेमस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कोऑर्डिनेट्स द नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम। क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है नर्वस सिस्टम और कोऑर्डिनेट एंडोक्राइन सिस्टम के बीच। द मेन फंक्शंस क्या है इसके? देखो, पहली चीज हार्मोन्स को कंट्रोल करना। इट कंट्रोल्स द पिट्यूटरी ग्लैंड। किसको कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को। रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग द हार्मोन्स रिलीज्ड फ्रॉम द हाइपोथैलेमस रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से जब कोई सिक्रीशन करवाना होता है तो ये सिक्रीटरी हार्मोन सिक्रीट करता है। जब उसको हार्मोन्स बंद कराना होता है तो इनहिबिटरी हार्मोन सिक्रीट करता है। तो बेसिकली हाइपोथैलेमस करता क्या है? इसका एक मेन काम ये भी है कि ये हार्मोन सिक्रीट करता है, पर ये हार्मोन्स बेसिकली काम किस पे करते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे काम करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। इसीलिए हम पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, पर हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, चलो। रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। इट मेंटेन्स बैलेंस्ड बॉडी टेम्परेचर। इट कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग व्हेन द टेम्परेचर राइजेस एंड शिवरिंग व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस। अगर भाई साहब आप बिल्कुल धूप में खड़े हो तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो स्वेट प्रोड्यूस करवाने का काम किसका है? हाइपोथैलेमस का। आप भरी ठंड में बाहर घूम जाओ, जो कांपते हो वो किसकी वजह से कांपते हो? हाइपोथैलेमस की वजह से कांपते हो, क्योंकि वो आपको शिवर करा के बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट देखो, कंट्रोल ऑफ हंगर एंड थर्स्ट। जैसे मुझे अभी थोड़ी सी प्यास लग रही है, मतलब मेरा हाइपोथैलेमस मेरे को ये सिग्नल भेज रहा है, भैया पानी पी लो, है कि नहीं? द हाइपोथैलेमस कंटेन्स हंगर एंड सैटिएटी सेंटर विच रेगुलेट्स द नीड फॉर द फूड एंड वाटर। जो आपको अंदर से मन करता है ना कुछ खाना है, कभी कभी होता है ना बिल्कुल तेज से भूख लगी, तेज से प्यास लगी, वो कौन कंट्रोल कर रहा है? जो आपको गला सूखना फील होता है, ये कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। स्लीप एंड वेक साइकिल, इट कंट्रोल्स द बायोलॉजिकल क्लॉक फॉर स्लीप एंड वेकफुलनेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या डिफरेंस होता है भैया सीएनएस के बीच में एंड पीएनएस के बीच में? डिफरेंस पूछ रहा है। आओ देखा जाए क्या फर्क होता है सीएनएस और पीएनएस में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलके क्या बनाते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। वहीं पीएनएस क्या? पेरिफेरल। पेरिफेरल मतलब साइड साइड में, तो इंक्लूड्स ऑल द नर्व्स। जितनी भी नर्व्स होती है जो इमर्ज होती हैं कहां से? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, उन नर्व्स को बोलते हैं हम क्या? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। वहीं उससे निकलने वाली, ब्रेन से और आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स को हम क्या बोलते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इट लोकेटेड विद इन द स्कल एंड वर्टिब्रल कॉलम। आपका ब्रेन कहां प्रेजेंट है भाई साहब? स्कल के नीचे। और आपकी स्पाइनल कॉर्ड कहां प्रेजेंट है? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। करेक्ट। वहीं पे पेरिफेरल सिस्टम क्या है? इट इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। ये कहां स्प्रेड है? पूरी बॉडी में स्प्रेड होती है। इमर्ज जरूर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से हो रही है, पर पूरी बॉडी में जाती है।
नेक्स्ट देखो, इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है पूरी बॉडी की हर एक चीज को। वहीं पे ये उसी मैसेज को रिले करने का काम करती है, ट्रांसमिट मैसेजेस टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ब्रिंग मैसेजेस फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी टू सीएनएस। काम कौन करता है, काम करवाता कौन है, सीएनएस, लेकिन उसके लिए मैसेज ले जाना और मैसेज लेके आना किसका काम है, पीएनएस का काम है। सीएनएस में कौन कौन आता है, ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है। वही पीएनएस में कौन आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली वो नर्व्स आती हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू मैसेज डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी तक ले जाएंगी और वहां से मैसेज वापस सीएनएस तक लेके आएंगी। क्लियर रहेगा, दोनों के बीच में क्लियर डिफरेंस मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो चुका होगा। और इसी के साथ अब हम कदम बढ़ा रहे हैं अपने आखिरी अध्याय की तरफ। आखिरी अध्याय हमारा आखिरी चैप्टर जो है केमिकल कंट्रोल, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। देखो बेसिकली बात को समझो, अभी जो मैसेज गया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से वो गया नर्व के थ्रू, लेकिन यही केमिकल के थ्रू भेज रहा होता, वो क्या हो जाता, ये चैप्टर हो जाता। यहां सबसे ज्यादा जरूरी हो जाते हैं हॉर्मोन्स। बेसिकली हॉर्मोन्स आर नथिंग बट केमिकल मैसेंजर्स जो एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन को ही ले जा रहे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके हॉर्मोन्स। राइट द नेम्स एंड फंक्शंस ऑफ द हॉर्मोन्स सीक्रेटेड बाय द गोनाड्स। गोनाड्स का मतलब क्या भाई साहब, गोनाड्स का मतलब ये है कि आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स, वहां से रिलीज होने वाले कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं। देखो, टेस्टोस्टेरोन सीक्रेटेड बाय द इंटरस्टिशियल, ये कह सकते हैं लेडिक सेल, इंटरस्टिशियल या फिर लेडिक सेल। तो पहला हार्मोन हम पढ़ रहे हैं टेस्टोस्टेरोन की, जो कि मेल में पाया जाता है। मेल में इसको सीक्रेट करती है इंटरस्टिशियल सेल या फिर लेडिक सेल्स ऑफ द टेस्टिस। कहां प्रेजेंट है, टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट है। क्या है ये, एक मेल सेक्स हार्मोन है। किस ग्रुप को बिलोंग करता है, एंड्रोजन ग्रुप को बिलोंग करता है। किस ग्रुप को बिलोंग करता है भाई साहब, एंड्रोजन ग्रुप को बिलोंग करता है। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर सीक्रेटेड बाय द फीमेल ओवरीज। वहीं पे दो हार्मोन ऐसे हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। कौन कौन से, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इसको कौन सीक्रेट करता है, इसको ओवरीज सीक्रेट करती है। कौन सीक्रेट करता है, ओवरीज सीक्रेट करती है, कह सकते हैं फीमेल ओवरीज सीक्रेट करती है। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखो, व्हाट आर हार्मोन्स, डिस्क्राइब देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। भाई साहब हार्मोन्स क्या है और कैसे इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, कैसे ये काम करते हैं। हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर। पहली बात तो ये है कि हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। क्या है, जो मैंने बात बोली थी, केमिकल मैसेंजर्स दैट आर सीक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। कहां सीक्रेट होते हैं, ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली सीक्रेट कर दिए जाते हैं डक्टलेस ग्लैंड के थ्रू। इसीलिए जिन ग्लैंड से हार्मोन सीक्रेट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं उनको हम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब यहां से कैसे याद रखोगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस होती हैं या एक्सोक्राइन, याद रखना डी, सिर्फ ये डी याद रखना। इस डी का मतलब ही क्या था, डक्टलेस, बस इतना याद रखना है। डी फॉर डक्टलेस याद रख लो, बस खत्म। क्लियर, चलो। देयर माइन्यूट अमाउंट्स ऑफ अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द सेल। इनके छोटे और छोटे अमाउंट से भी किसी स्पेसिफिक सेल और ऑर्गन की फंक्शनिंग बदल सकती है। हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय द बॉडी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और द एंडोक्राइन सेल्स ऑफ द सम अदर ऑर्गन्स। केमिकली दीज हार्मोन्स आर प्राइमरली प्रोटीन और प्रोटीन डिराइव्ड सब्सटेंसेस। जनरली क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं या प्रोटीन डिराइव्ड सब्सटेंसेस होते हैं। किसके थ्रू सीक्रेट होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू सीक्रेट होते हैं। कहां सीक्रेट होते हैं, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सीक्रेट होते हैं। क्यों, क्योंकि जिन ग्लैंड्स के थ्रू ये सीक्रेट हो रहे हैं वो क्या है, डक्टलेस ग्लैंड। क्या है भाई साहब, डक्टलेस ग्लैंड्स हैं। द बेस सब्सटेंस ऑफ द स्टेरॉइड हार्मोन इज कोलेस्ट्रॉल सच एज एल्डोस्टेरोन। लेकिन जैसे कुछ हार्मोन्स वैसे जनरली क्या है, प्रोटीन और प्रोटीन सब्सटेंस हैं, बट कुछ स्टेरॉइड्स के भी बने हो सकते हैं और इन स्टेरॉइड्स का जो बेस सब्सटेंस है वो क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन जैसे कि जो सेक्स हार्मोन्स हैं ये जनरली स्टेरॉइड हार्मोन्स माने जाते हैं। सम हार्मोन्स सच एज थायरोक्सिन एंड डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड्स कॉल्ड टायरोसिन। थायरोक्सिन जैसे क्या है, वो है टायरोसिन जैसे अमीनो एसिड्स के क्या है, डेरिवेटिव्स है। क्या है, डेरिवेटिव्स। प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन्स देखो, कुछ प्रॉपर्टीज देखो हार्मोन्स की। मोस्ट हार्मोन्स हैव स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड लो मॉलिक्यूलर वेट। के पास क्या होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं ये, और इनके पास लो मॉलिक्यूलर वेट पाया जाता है। ठीक है, वहीं पे दे आर वाटर सॉल्युबल। क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं एंड रीडली डिफ्यूजिबल इन टिश्यूज। बहुत कम डिफ्यूजिबल होते हैं टिश्यूज में।
दे आर सिक्रेटेड इन माइन्यूट क्वांटिटीज एंड आर हाईली एक्टिव सब्सटेंस। बहुत कम क्वांटिटी में सिक्रेट करती है ग्लैंड्स इनको, पर बहुत ज्यादा एक्टिव सब्सटेंस होता है, ठीक है। दे आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी, इनको बॉडी में स्टोर नहीं किया जाता है, प्रोड्यूस किया, यूज किया, खत्म। दे आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी बट आर ब्रोकन डाउन बाय द लिवर एंड किडनीज। द ब्रोकन डाउन सब्सटेंसेस आर एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। अगर सिक्रेट हुआ, उसने अपना काम किया, इसके बाद वो लिवर के पास जाएगा, लिवर उसको तोड़ ताड़ के बराबर कर देगा। क्लियर? मतलब कि इनको बॉडी के अंदर स्टोर करके नहीं रखा जाता है, ठीक है। राइट अ नोट अबाउट द फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। अब जो थायराइड ग्लैंड है वो सिक्रीट करती है कई सारे थायराइड हार्मोन्स, जो बेसिकली क्या होते हैं, T3 and T4, ठीक है। उसके फंक्शन पे बात करते हैं। देखो, द थायराइड हार्मोन थायरोक्सिन स्टिमुलेट्स ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म एंड प्रोटीन कैटालिटिक रिएक्शन। क्या करते हैं ये आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म और प्रोटीन कैटालिटिक रिएक्शंस को इनेबल करते हैं, रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन द रेट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन एंड बेसल मेटाबॉलिक रेट। मतलब एक तरीके से मैं सिंपल शब्दों में कह दूं तो थायरोक्सिन, ये कह सकते हैं थायराइड हार्मोन जो है, ये थायराइड हार्मोन आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का काम करते हैं। क्या करते हैं? मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का काम करते हैं। इट स्टिमुलेट इंक्रीज कंजप्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। देयरफॉर दिस हार्मोन इज एसेंशियल फॉर द बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसीलिए ये बॉडी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको भूख भी लगता है। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, इनकी इंटेक को बढ़ाता है, कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है, इन सब चीजों को तोड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। चलो, नेम टू हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय पैंक्रियाज एंड राइट वन फंक्शन ऑफ ईच। तो भाई साहब, पैंक्रियाज से कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं ये बताओ। बस इसने नाम तो दे दिया है 2, और एक्चुअली में 2 ही होते हैं, 2 ही होते हैं, ठीक है। और उनके फंक्शंस बताने हैं, ठीक है। देखो, तो जो 2 मेन हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो है इंसुलिन और एक है ग्लूकागॉन। 2 हार्मोन है, इंसुलिन और ग्लूकागोन। यही दोनों हार्मोन सिक्रेट होते हैं पैंक्रियाज से। अब ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं। क्या है? एंटागोनिस्ट, मतलब एक दूसरे के उल्टा काम करते हैं, एक दूसरे के उल्टा काम करते हैं। जैसे बात करते हैं इंसुलिन की, तो इंसुलिन क्या है? ये आपके ब्लड में से रिड्यूस करता है, रिड्यूसेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज। आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज है उसे कम करता है। इट हेल्प्स ग्लूकोज एंटर द सेल एंड स्टोर एज एनर्जी। कह सकता हूं ग्लाइकोजन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये क्या करता है? ग्लाइकोजेनेसिस, इसमें हेल्प करता है। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन बनाने में काम करता है। वहीं पे ग्लूकागॉन जो है वो ग्लाइकोजन को तोड़ के वापस क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। एक तरीके से देखा जाए तो इंसुलिन जो है ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डाउन करता है, ग्लूकागॉन क्या करता है? ब्लड का लेवल में ग्लूकोज को बढ़ाता है। इंसुलिन कई सारे ग्लूकोज को सेल्स में जाके स्टोर करवाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लूकागॉन उसी ग्लाइकोजन को निकाल के तोड़ता है और क्या करता है? आपके ग्लूकोज को बनाता है। किसको बनाता है? ग्लूकोज को बनाता है। इसीलिए मैंने कहा था ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? एंटागोनिस्ट हैं, उल्टा काम करते हैं। तो क्या सर इससे काम हो जाएगा? देखो, इससे काम हो जाएगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये सीरीज जो हम चालू कर रहे हैं आपको आखिरी लम्हों में लाने के लिए, उसमें से हमने आपको अभी सिर्फ कह सकते हो ट्रेलर दिखाया दोस्त। याद रखना, ये सिर्फ ट्रेलर था जिसमें हमने प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में बात करी और ह्यूमन फिजियोलॉजी, दोनों के दोनों फिजियोलॉजी पे बात की है, और इसके भी लिमिटेड क्वेश्चंस, क्या लिमिटेड क्वेश्चन हमने आपको दिए आज। लेकिन अभी और भी आएंगे, और साथ ही साथ हम आपके लिए लेके आएंगे वन शॉट भी, जिसमें हम एक बार में सारे वो क्वेश्चंस देख लेंगे जिनके आने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे, ठीक है। वहीं पे इसके साथ साथ हम आपके लिए और क्या लाने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव की अलग क्लास लाएंगे। और जब आप ये सब कर लोगे, ये भी वन शॉट भी, ऑब्जेक्टिव भी, तब मैं आपसे ये कह सकता हूं कि हाँ 70 में से 70 लाने की कैपेबिलिटी आप रखते हो, अगर आपने पहले भी पढ़ाई करी है। देखो, यहाँ पे वो अगर इसलिए आता है, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो जो छोटी मोटी चीजें मैंने छोड़ दी हैं जिनमें से हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, वो आप कवर कर लोगे। लेकिन अगर ये है कि आपने, सर जी हमने पूरे साल पढ़ा नहीं है, हमको एक हफ्ते में टॉपर बना दो, दोस्त पॉसिबल ही नहीं। सत्य है, कड़वा सत्य है, ग्रहण करो, है ना। एक हफ्ते में मैं तुम्हें 70 में से 70 नहीं दिला सकता अगर तुमने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा है तो।
जितना पढ़ा है उसमें आपके नंबर्स बूस्ट होंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। अगर आप लोग मेरे पास आने से पहले 30 नंबर पाने वाले थे, अब 50 पाओगे, गारंटी। 50 पाने वाले थे, पक्का 70 पाओगे, और अगर 70 पाने वाले थे तो 90 95 पा जाओगे। इसकी गारंटी मैं लेता हूं कि आप कहां पे लाई करते थे। आपकी सिचुएशन ये थी तो मैं आपको यहां पे लाके खड़ा कर दूंगा। आपकी सिचुएशन ये थी तो मैं आपको यहां पे लाके खड़ा करूंगा। अगर आपकी सिचुएशन ये थी तो आप यहां पे आ जाओगे हमारी इस सीरीज के बाद। लेकिन अगर आप 0 पे थे तो कहानी डिफरेंट है दोस्त। फिर आपको एक एक शब्द रटा हुआ होना चाहिए जो मैंने पढ़ा दिया, तब हो सकता है आप 50 तक पहुंच जाओ। तब मैं बोल सकता हूं अगर 0 पे हो आप और आपने पूरा मन लगा के कुछ भी ना छोड़ते हुए मेरा साथ निभाया इन पूरी सीरीज में, इस पूरी हर एक वीडियोस में जो हम आपके लिए लाएंगे अभी, तो मैं कह सकता हूं आप 50 तक पहुंचो। पर याद रखना मेहनत करनी पड़ेगी। मटरगश्ती कर ली है, अब बारी है मेहनत। ठीक है, तो चलो मैं मिलता हूं आपसे बाकी उन सभी वीडियो में आपको। तब तक के लिए सुरज सर कहते हैं आपको गुड बाय।